ये आ रहा है फेस पे अब ठीक है सब कुछ बिल्कुल एकदम ललन टॉप। ओके, सो गोइंग टू स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल वन टॉपिक। हमारे इस नए चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है अब तक की वीडियो आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो इसके लिए आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है तो वो भी आप बता सकते हैं। आज का वैसे हमारा चैप्टर है, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, ये क्लास 7th के लिए चैप्टर है सोशल स्टडीज का एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये नया चैप्टर है द राइज ऑफ एम्पायर्स। ठीक है, इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से कि वन शॉट में खत्म कर दें। ओके, और अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगे या इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करना ना भूलें। इसके बाद हम इसके नोट सेक्शंस भी लाएंगे धीरे धीरे करके। अभी हम फुल लेंथ वीडियो बना रहे हैं, ये हमारा ट्रायल चल रहा है अभी यूट्यूब के ऊपर। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये तो चैनल का नाम है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, आपको गा दिया मैंने। यस, सो दिस इज द चैप्टर द राइज ऑफ एम्पायर। हिंदी में हम कहते हैं इसे साम्राज्यों का उदय होना। और मेनली बेसिकली हम इंडिया के बारे में ही बात करेंगे, इंडियन किंग्स के बारे में, एम्परर्स के बारे में, और किंग्स और एम्परर में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। काफी आसान है। इस चैप्टर में कुछ सवालों के जवाब हमें मिलेंगे। कौन कौन से जवाब है? एम्पायर क्या होता है, व्हाट इज एन एम्पायर, ऑफ कोर्स एम्पायर क्या है ये पता लगेगा हमें। उसके अलावा एक एम्पायर बड़ा कैसे होता है, वो शेप कैसे लेता है, यानी वो बनता कैसे है एक्चुअली, और साथ ही साथ किंगडम से एम्पायर बनने का, यानी पहले तो किंगडम होता है। क्या हुआ, क्या हुआ, किस किस नंबर से काटो ना, कुछ असर नहीं पड़ेगा। कैसे किंगडम से एम्पायर बनता है ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम जानने की कोशिश करेंगे। एक किंगडम से एम्पायर बनने का प्रोसेस, और 6 से 2nd सेंचुरी तक हम, यानी लगभग लगभग इस चैप्टर में बीसीई 400 सालों का एक इतिहास हम समझने की कोशिश करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और आपका पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि देखिए लेंथी चैप्टर है, ऑफ कोर्स बोर होना एक स्वाभाविक है, क्योंकि हम लगातार इंटरटेनमेंट वाली चाहिए तो हम 5 घंटे 4 घंटे मूवीज भी देख सकते हैं, डजंट मैटर। एक एपिसोड या वेब सीरीज हम 6-6 12-12 घंटे की वेब सीरीज जो है वो हम एक दिन में खत्म कर सकते हैं, बट 2 घंटे का वीडियो, ऑफ कोर्स क्योंकि इंटेलेक्चुअल बातें होंगी। हम बात करेंगे किंग्स के बारे में, किंगडम के बारे में। तो पहली बार तो आप इसको पूरे वीडियो को आप बिना कॉपी पेन के देखें, एंड व्हेन यू वॉच दिस वीडियो सेकंड टाइम यूज कॉपी पेन पेंसिल एंड योर बुक, इन सब का होना बहुत जरूरी है सेकंड टाइम में, ऑफ कोर्स। ओके, तो चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले ऑफ कोर्स द ऑथर सेज, ऑथर क्या कहते हैं? कौटिल्य। इसमें हमें कौटिल्य के बारे में बता रखा है। कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र एक बुक है, ये वैसे तो बुक अर्थशास्त्र है बट इट डिपेंड्स ऑन टोटली ऑन पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस की एक बुक है जिसका नाम अर्थशास्त्र है। राजा और उसके साम्राज्य के बारे में। ऑफ कोर्स कौटिल्य चंद्रगुप्त को बनाने वाला एक ऐसा विद्वान टीचर था जिसने अपने शिष्य को एक सिपाही से एक राजा और फिर एक सम्राट बना दिया। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम उसके बारे में भी, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। क्या कहते हैं कौटिल्य यहाँ पे? कौटिल्य विष्णुगुप्त जिनका नाम है, इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये नाम भी आप याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इन्होंने कहा देयर कैन नॉट बी अ कंट्री विदाउट पीपल, यानी बिना लोगों के कोई देश नहीं हो सकता। बहुत सही बात है। एंड देयर इज नो किंगडम विदाउट अ कंट्री, और बिना कंट्री के किंगडम नहीं। अगर देश ही नहीं होगा तो राजा राज किस पे करेगा, और देश में लोग नहीं होंगे तो राजा किस पे राज करेगा। तो बहुत सीधी सी बात है कौटिल्य के ये शब्द। चलिए बिना किसी बकैती के अब हम एक्स्ट्रा बकैती के यहाँ पे कुछ राजा फोटोज
के बारे में दे रखा है। ये सब आप एक कहानी है, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। 2 कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में, इन पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आखिर में वही सवाल पूछते हैं जिन सवालों के जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। ओके, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एम्पायर की। बच्चों, एम्पायर क्या होता है, ये सवाल उठता है सबसे पहले मन में। आपकी बुक में ये वर्ड्स दिया हुआ है, एक एम्पायर वर्ड कहां से आता है। एक एम्पायर वर्ड का रूट वर्ड लिख लेंगे आप, रूट वर्ड इंपैरियम होता है, इंपैरियम। एक एम्पायर का रूट वर्ड होता है इंपैरियम। ये इस एम्पेरियम का मतलब है बच्चों सुपर पावर, सुपर पावर है ना, यानी बहुत ज्यादा शक्ति, शक्ति। एम्पायर एम्पेरियम वर्ड से आया हुआ एक शब्द है जिसका मतलब है सुपर पावर। ओके, आपकी बुक में भी यहां लिखा हुआ है, आप इसको भली भांति देख सकते हैं, सुप्रीम पावर, इंपैरियम, ठीक है। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ किंगडम्स, ये भी बोल सकते हैं हम इसको, यानी अलग अलग किंगडम का कलेक्शन। किंगडम्स क्या होते हैं, छोटे छोटे राज्य लिए, छोटे छोटे राज्य लिए और उससे बना के, मान लो ये कोई एक जगह है, इसको मैं कह देता हूं दिस इज एन एम्पायर, दिस इज एन एम्पायर। अब बच्चों इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे अलग अलग किंगडम्स होंगे। तो छोटे छोटे किंगडम्स को मिला के, जैसे मैं बताता हूं, इंडिया उस समय पे मान लीजिए कि बिहार के अंदर ही कम से कम 10-12 किंगडम, बिहार झारखंड वगैरह, उत्तर प्रदेश के अंदर ही अलग अलग किंगडम, फिर उसके राजस्थान में कई किंगडम से, गुजरात, उन सबको मिला के, सॉरी इसको काटना पड़ेगा यार, जुकाम में पड़ा पाना ना, स्टफ। तो छोटे छोटे किंगडम्स को मिला के, उसके अलावा एक और शब्द होता है बच्चे, कलेक्शन ऑफ टेरिटरीज, टेरिटोरीज। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, किंगडम का कलेक्शन या टेरिटरीज का कलेक्शन, इसको हम कहते हैं, इसको कहा जाता है एम्पायर। तो एक एम्पायर जो है वो छोटे छोटे किंगडम से या छोटी छोटी टेरिटरीज से मिलकर बनता है। एक और नया शब्द है हमारे पास, टेरिटरीज। अब टेरिटरीज बच्चे ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है ट्रिब्यूटरीज। इस ट्रिब्यूटरीज शब्द वर्ड का मतलब, यहां पे एक वर्ड है रेड कलर में, पहले मैं तो आपको इस ट्रिब्यूटरी का मतलब बता देता हूं, देन टेरिटरीज से इसका कैसे कनेक्शन है हम उस पर बात करेंगे। ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूट एक शब्द है, रूट वर्ड ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट शब्द से निकला हुआ है। ट्रिब्यूट का मतलब होता है किसी को कोई चीज समर्पित करना। अगर हम हिंदी में बात करें समर्पित, जैसे हम भगवान के सामने जाते हैं और भगवान को हम माला अर्पण करते हैं, समर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं या फूल देते हैं, कुछ लोग पैसे चढ़ाते हैं, कुछ लोग गोल्ड ज्वेलरी चढ़ाते हैं, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही है। ट्रिब्यूटरीज वर्ड का इस्तेमाल किया गया है ऐसे रूलर या ऐसे स्टेट्स के लिए जो एम्परर को, यानी ऐसे छोटे स्टेट्स, ऐसे छोटे राज्य या कोई प्लेस या जगह जो बड़े एम्परर को कुछ ट्रिब्यूट करेंगे, यानी ये छोटे टेरिटरीज है या किंगडम्स है या ट्रिब्यूटरीज है, ये क्या करेंगे, राजा को कुछ ट्रिब्यूट करेंगे, देंगे, उन्हें कुछ दिया जाएगा ट्रिब्यूटरीज के थ्रू, तभी तो वो एम्परर बनेगा। एम्परर को हिंदी में कहते हैं सम्राट। सम्राट मतलब सुपर पावर, सम्राट के पास होती है सुपर पावर। तो जो छोटे छोटे राज्य हैं वो बड़े राजा को, बड़े किंगडम को कुछ ना कुछ चीजें ट्रिब्यूट करते हैं, कुछ ना कुछ चीजें देते हैं। अब उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप यहां मार्क कर लेंगे।
क्या क्या ट्रिब्यूट किया जाता है, तो वो पैसा दे सकते हैं, गोल्ड दे सकते हैं, ठीक है, दूसरे महंगे सामान दे सकते हैं, दूसरे प्रीशियस मेटल दे सकते हैं, उनको ग्रेन यानी अनाज दे सकते हैं, लिव स्टॉक में दूसरी और वस्तुएं जो रोजाना के टाइम में काम आती हैं, जैसे कि गाय वगैरह दे सकते हैं, बछड़े, पशु वगैरह, है ना, एलिफेंट्स दे सकते हैं, या दूसरे वैल्यूएबल चीजें दी जा सकती हैं जो उनके किंगडम में होती हो। जैसे मान लो किसी किंगडम में हाथी बहुत ज्यादा हैं या घोड़े बहुत ज्यादा हैं, तो वहां से एम्परर के लिए घोड़े और हाथी ट्रिब्यूट किए जाएंगे, ट्रिब्यूटरीज या किंगडम से वो चीजें एम्परर को दी जाती है। यानी एम्परर टॉप मोस्ट पोजीशन है, उसके अंदर में बहुत सारे राजा हो सकते हैं, बहुत सारी टेरिटरीज हो सकती हैं जो उसको समय समय पे ट्रिब्यूट करेंगी, कुछ देंगी, ठीक है। किस लिए देंगी? ताकि उनके बीच शांति बनी रहे, ताकि उनके बीच एक समझौता, क्योंकि देखो जो सम्राट है वो सबके ऊपर है, उसने सारी जगह को जीत रखा है, और जीतने का मतलब है कि वो सब कुछ ना कुछ उसको देंगे ताकि वो उनको कुछ चीजों से बचाए, है ना। तो जैसा कि मैंने कहा, एम्परर एक वर्ड है, सम्राट या साम्राज्य, हिंदी का एक शब्द साम्राज्य से बना हुआ है। सम्राट या सम्राट का मतलब है, एम्परर का मतलब है द लॉर्ड ऑफ ऑल, सबका राजा, सबका भगवान, ये इसका मतलब है, सबका भगवान, ठीक है। इसके लिए समय समय पे कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया, कुछ कीवर्ड्स याद रख लेंगे हम जो एम्परर के लिए इस्तेमाल होते थे। एम्परर के लिए कुछ शब्द इस्तेमाल होते थे उस समय पे हिंदी में, जैसे कि अधिराज, अधिराज हो गया। उसके अलावा इंग्लिश में हम जिसे कहते हैं ओवरलॉर्ड, 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 या फिर हम कह सकते हैं सुप्रीम रूलर, लॉर्ड ऑफ ऑल, सुप्रीम रूलर भी बोल सकते हैं, अधिराज भी बोल सकते हैं। एक और शब्द यूज होता है राजाधिराज, राजाधिराज, राजाधिराज लगाते थे वो अपने आगे टाइटल, यानी किंग्स ऑफ किंग, राजाओं का राजा, राजाधिराज का मतलब है किंग्स, किंग ऑफ किंग्स, एक जगह एस लगेगा, एक जगह एस नहीं लगेगा, राजाओं का राजा वो कहते थे खुद को, महाराजाधिराज, अधिराज, ऐसे शब्द, राजाधिराज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। ओके, आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अभी मैं आपको इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। ये क्वेश्चन आप लिख के ले लो कि ये क्वेश्चन जरूर 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 आएगा, ठीक है, आना ही है, इसका तय है बिल्कुल। जिस तरीके से हम वो कहते हैं ना शादी में जलूल जलूल आना, ठीक उसी तरीके से ये भी जलूल जलूल आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इंडिया की अगर हिस्ट्री बेटा हम चेक करें, अगर इंडिया की, वैसे कलर दिख नहीं रहा होगा, सॉरी फॉर दैट, टेकिंग येलो कलर। अगर हम इंडियन हिस्ट्री चेक करें बच्चे, इंडियन हिस्ट्री चेक करें, तो इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे राजा हुए, बहुत सारे राजा हुए, यानी राजा हुए साथ ही साथ फुल ऑफ एम्पायर। इंडिया की हिस्ट्री में एम्पायर बहुत ज्यादा थे। उन सारे एम्पायर के बारे में अगले अगले एंड देन अगले 8th क्लास तक आप पढ़ते ही रहोगे, अलग अलग, 7th में हो अभी आप, 8th क्लास तक आप अलग अलग एम्पायर के सोशल स्टडीज में पढ़ते रहोगे, ठीक है। ये एम्पायर बड़े हुए, ठीक है, भयंकर बड़े हुए, बहुत पैसा छापा इन्होंने, अलग अलग टेरिटरीज पे कब्जा जमाया, दूसरे राजाओं को जीता, युद्ध में हराया, जो जीता राजा वो भी कभी ना कभी हारा, यानी उनका डिक्लाइन भी आया, मृत्यु भी हुई, फिर अगली जनरेशन का स्टार्ट हुआ, इस तरीके से चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और इंडिया में, इंडिया के इवोल्यूशन में 3 तरीके से 3 लेवल आए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल, सॉरी 4 लेवल है। इन 4 लेवलों ने इंडिया के एम्पायर में बहुत ज्यादा बदलाव किए, ठीक है। अब हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ एन एम्पायर। एक एम्पायर के क्या क्या फीचर्स होते हैं, फीचर्स ऑफ एन एम्पायर। सबसे पहला फीचर,
यानी एक एम्पायर, एक सम्राट के होने का क्या फीचर हो सकता है? सबसे पहला है हमारे पास मेंटेन एन आर्मी टू कीप द ट्रिब्यूटरी स्टेट अंडर कंट्रोल, एक्सपेंड द एम्पायर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम आउटेड एग्रेशन। यानी ये क्या करेगा, कोई भी साम्राज्य अपनी आर्मी मेंटेन करेगा। सबसे जरूरी चीज क्या है? फर्स्ट चीज जरूरी है उसके पास आर्मी होनी चाहिए। बिना आर्मी के वो कोई काम नहीं कर पाएगा, किसी पे कब्जा नहीं जमा पाएगा। और आर्मी की जरूरत भी किस लिए है? ताकि वो अपनी टेरिटरीज को बाहर वालों के आक्रमण से, अपने यहां के लोगों को बाहर वालों के आक्रमण से बचा सके। ओके, द सेकेंड थिंग क्या है? मेंटेन करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स कलेक्ट करेगा। यानी वो सेकंड चीज में क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन के काम करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि अब उसने उस जगह पे कब्जा तो कर लिया है, वहां के लिए वो क्या क्या काम करेगा? उस राज्य को चलाने के लिए वो टैक्स इकट्ठे करेगा, लोगों से टैक्स लेगा ताकि वो डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, वहां पे नियम लगाएगा, लॉ एंड ऑर्डर, ताकि लोग हारमोनी से रह सके। ये ऐसा किस लिए करेगा? ताकि लोग शांति से अपना जीवन जी सके और उसको टैक्स मिलता रहे। तीसरी चीज की क्या जरूरत है किसी राज्य में? थर्ड चीज, लॉ बनाएगा, करेंसी इशू करेगा। जैसे कि मैंने बताया लॉ एंड ऑर्डर, तो लॉ बनाएगा। थर्ड में भी आप लिख सकते हैं करेंसी इशू करेगा, पैसा, ताकि भविष्य में उसको जाना जाए। अपने खोपड़ा छपवाएगा, अपनी शक्ल छपवाएगा उस क्वाइन पे, उस सिक्के पे, जो भी वो जारी करेगा। ठीक है, उसके अलावा वजन तौलने वगैरह के नियम लगाएगा कि कोई वजन कैसे तौला जाए। ठीक है, और सबसे बड़ा काम वो करेगा, ट्रेड को ऑपरेट करेगा। ट्रेड यानी बिजनेस को बढ़ावा देगा, बाहर से जो लोग आएंगे उनको ट्रेड करने का मौका देगा। द फोर्थ थिंग इज दैट उस जगह पे मिलने वाले रिसोर्सेस, जैसे कि मान लीजिए वहां पे माइंस है जिसमें कोयला, हीरा, सोना, चांदी कुछ मिलता है, उस पे कंट्रोल कर लेगा वो। वहां के जंगल पे लकड़ी के लिए कंट्रोल करेगा, एग्रीकल्चर पे कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, ये सारी चीजें वो कंट्रोल में रखेगा। ये फीचर है। पांचवा, एम्परर क्या करेगा? अच्छा, कुछ चीजों को बढ़ावा भी देगा। अगर वहां के लोग कुछ चीज बढ़िया करते हैं तो दुनिया भर में उसका डंका पिटवाएगा, ताकि दुनिया दूर दूर के लोग उसके पास वो चीजें खरीदने आए। जैसे वो आर्ट को प्रमोट करेगा, आर्ट को प्रमोट करेगा, वो कल्चर को प्रमोट करेगा बच्चे, कल्चर को। उसके अलावा अगर कोई रिलीजियस चीज है, धर्म की चीज है, तो स्कूल वगैरह है, थॉट्स वगैरह है, उसको वो फैलाने का काम करेगा। ठीक है, एंड द छठी चीज है कम्युनिकेशन, रोड नेटवर्क, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करेगा। वो कम्युनिकेशन बनाएगा आने जाने के लिए। ठीक है, रोड वगैरह का निर्माण अगर करेगा, रिवर वगैरह वगैरह में कोई हेल्प चाहिए होगी, नदी नालों में लोगों को ट्रेड करने में कोई फैसिलिटी चाहिए होगी। तो दीज आर द 6 थिंग विच इज द फीचर्स ऑफ एम्पायर। किसी एम्पायर में ये सारी चीजें होती हैं। राजा बेशक ना मेंटेन करे चीजें, लेकिन एक एम्पायर ये सारी चीजें देख के ही बनता है। ठीक है, उसके अंदर जितने मंत्रीगण होते हैं वो अपने सम्राट को ये सलाह देते हैं कि ये चीजें तो आपको रखनी पड़ेंगी, तभी आप इस चीज को चला सकोगे, वरना लोग विद्रोह कर देंगे या कोई दूसरा राजा सेंधमारी कर देगा। सम्राट, वैसे तो हिस्ट्री में देखा जाए तो हर राजा के मन में एक इच्छा होती थी कि वो कभी ना कभी सम्राट बने। हर राजा के मन में ये इच्छा जरूर होती है कि वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो एक सम्राट जरूर बनेगा। ठीक है, तो यहां पे बात लिखी भी हुई है, किंगडम इनटू एन एम्पायर एंड बिकम एन एम्परर। तो हर राजा के मन में ये इच्छा होती है, हर राजा के मन में कीन टू बिकम एन एम्परर। तो हर राजा के बीच में ये इच्छा क्यों होती है कि वो एम्परर बने? ऑफ कोर्स इस दुनिया का नियम है, रूल है कि कोई भी डाउन नहीं रहना चाहता। अपने ऊपर वालों को जब हम देखते हैं तो हम ये जरूर कहते हैं कि काश मेरे पास भी ये चीज होती, काश, काश शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। राजा क्यों बनना चाहता है एक एम्परर? क्योंकि वो रूल करेगा एंटायर वर्ल्ड पे, रूल टू द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया पे वो अपना शासन करेगा, अपना राज चलाएगा, इसलिए भी उसका एक एम्बिशन होगा। एक वर्ड है बेटा इसी में, पोस्टेरिटी।
पोस्टैरिटी। पोस्टैरिटी शब्द बहुत जरूरी क्यों है? इसका मतलब होता है जो अगली जनरेशन जो आने वाली है, अगली जनरेशन मतलब अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी जो आने वाली है वो उसका नाम याद रख सके, उसका नाम याद रख सके। अब मेरी बात सुनो, कोई सिपाही की मौत ही मर जाए या कोई मंत्री को तो चलो थोड़ा बहुत कभी कभी अच्छा काम करते तो याद रखते हैं, पर राजा को और उससे भी ज्यादा सम्राट को तो बहुत ज्यादा याद रखा जाता है। तो हर किसी के मन में क्या है, एक पोस्टैरिटी रहती थी कि उसकी अगली पीढ़ी उसको ध्यान रखे, उसके कामों को जाने। वो सिक्कों पे अपना नाम छपवा रहा है, वो अशोक जैसा रूलर जो पिलर पे, आयरन पिलर पे अपनी सूचनाएं लिखवा रहा है या स्टोन पे, पत्थरों पे खुदवा रहा है। तो ये चीजें बहुत नॉर्मल थी उनके लिए। उसके अलावा सबके मन में होता था ब्रिंग लार्ज एरिया, एक बड़ा एरिया, लार्ज एरिया उनके कंट्रोल में आए। तो ये हर किसी के मन में होता है। और उनकी मिलिट्री की स्ट्रेंथ भी बढ़े, मिलिट्री में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए ही ऐसा करते थे, ठीक है। तो मैंने अभी आज तक आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एम्परर होते हैं और एम्परर के नीचे किंग्स होते हैं, ठीक है, या छोटे लॉर्ड्स होते हैं या ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो उसको क्या करते हैं, ऑफर देते हैं समय समय पे कुछ ना कुछ कि आप घोड़े ले लो महाराज, आप हमारी तरफ से इतने आर्मी ले लो, आपको हम आर्मी भेंट करते हैं, कोई युद्ध की जरूरत पड़ी तो हम आपको देंगे। तो ये काम राजाओं का और सरदारों का होता था। और फिर युद्ध होते थे। जब किसी बगल वाले गांव को, आप इधर फोटो में देख सकते हैं, देयर इज अ पिक्चर हियर, जहां पे आपको राजा का किला किसी ऊंची जगह पे दिखाई देगा और उसके आसपास छोटे छोटे सेटलमेंट्स दिखाई देंगे। सेटलमेंट्स, राजा खुद को एक ऊंचा स्थान देता था। उसके अलावा एम्परर दूसरे किंगडम पे कब्जा करता था समय समय पे और वॉर लड़ता था। वो अपने पड़ोसी देशों को, अपने पड़ोसी जगहों को अपने अंदर करने के लिए वो समय समय पे वॉर लड़ना जरूरी था। एक एम्परर वॉर जरूर लड़ेगा, वैसे शांति से नहीं बैठा रहेगा बिल्कुल भी, ठीक है। उसके अलावा क्या है, रूलर कंट्रोल करेगा रिवर पे और ट्रेड नेटवर्क पे, और वो छोटे छोटे स्मॉलर किंगडम्स बनाएगा और उसे दूसरे राजाओं या अपने ही किसी बेटे को या अपने ही किसी रिश्तेदार को दे देगा जीतने के बाद। बात समझ में आ रही है आपको? ओके। अब हम बात करते हैं बिजनेस के। एक राजा, एक एम्परर बन गया तो अब वो ट्रेड करेगा। मैंने बताया था आपको 6 फीचर में एक फीचर ये भी है कि एक किंग को, एक एम्परर को ट्रेड तो करना पड़ेगा, उसके बिना पेट कैसे चलेगा, इनकम कैसे आएगी, उसके यहाँ की चीजें बाहर बिकेंगी तभी इनकम आएगी। ट्रेड दो तरीके से हो सकता है, तो सी रूट से भी हो सकता है, ठीक है, रिवर रूट से भी हो सकता है, दूसरे राज्यों, छोटे मोटे राज्यों से, या बाहर के लोग जो पैदल यात्रा करके आते थे उनसे भी ट्रेड हो सकता है। देखो, आर्मी अगर मेंटेन करेगा तो राजा को खर्चा, राजा की जिंदगी में खर्चा तो जरूर आएगा, है ना। अगर वो आर्मी मेंटेन करेगा तो उसकी जिंदगी में खर्चे होंगे, खर्चे होंगे। अब इन खर्चों को पूरा करने के लिए, सोल्जर्स को खाना खिलाने के लिए, है ना, आर्मी को क्या क्या देना होता है, कपड़े देने होते हैं, उनको समय समय पे खाना देना होता है, उनका इलाज करवाना होता है, और सबसे जरूरी चीज, उनको हथियार देने होते हैं। उसके अलावा उनको पेमेंट देनी होती है समय समय पे, ठीक है। उसके अलावा घोड़ों की जरूरत पड़ती है, हॉर्सेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और केयर की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा रोड बनाने पड़ेंगे, ठीक है, बाहर जाकर लड़ने के लिए जहाज बनवाने पड़ेंगे। इसी तरीके के ये सारे खर्चे हैं एक आर्मी को बनाने के लिए, ये खर्चे हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक राजा कैसे लेगा वो खर्चा, वो ट्रेड करेगा और साथ में टैक्स वसूलेगा। ट्रेड करेगा बच्चे और टैक्स वसूलेगा, वो उसके लिए जरूरी है। ऐसा क्यों करेगा? ट्रेड इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसको पावर चाहिए बच्चे। अगर पावर किससे आएगी? पावर बिलोंग्स टू आर्मी, इसलिए सारी चीजें एक दूसरे से बिलोंग रखती है। ट्रेड करने के लिए पावर मिलेगी और पावर से मिलेगी आर्मी, और फिर आर्मी से वो दूसरे राज्यों को जीत भी सकता है,
ठीक है। अगर किसी राज्य को ग्रो करना है तो ग्रो करने के लिए उस राज्य में ट्रेड बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, यहां पे आपके बुक में मेंशन भी है कि इंश्योरिंग पीपल्स वेलफेयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक अच्छा रूलर होगा तो वहां के लोग भी उसका हेल्प करेंगे, दूर दूर से लोग उसे जानेंगे, उसकी खबर दूर दूर तक पहुंचेगी। ठीक है, तो हर राजा अपने उसमें बनवाता था ट्रेड रूट्स। जैसे एग्जांपल, अलग अलग समय पे आपने देखा होगा, सिल्क रूट एक बहुत फेमस एग्जांपल है। सिल्क रूट एक बहुत फेमस एग्जांपल है। ठीक है, ये ट्रेड रूट्स। ट्रेड रूट क्या होता है? ट्रेड रूट एक ऐसा रूट है, एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा रोड है जो कनेक्ट करता है किसी एक जगह से, जो वहां तक के लिए वो रास्ता पूरा साफ होता है। उसमें आर्मी की डिप्लॉयमेंट भी कभी कभी कर दी जाती है ताकि कोई चोर लुटेरे भी ना आए। आने जाने का रास्ता अच्छा बनाया जाता है ताकि बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी वगैरह से उस रास्ते से आया जा सके। अच्छा, उस समय पे क्या क्या चीजें, अच्छा ट्रेड में कौन कौन सी चीजें की जाती थी, तो आपकी बुक में लिखा हुआ देखिए, कपड़े, टेक्सटाइल, ठीक है, मसालों का बिजनेस, एग्रीकल्चर का बिजनेस, ठीक है, लग्जरी आइटम्स जैसे कि जेम्स, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई चीजें, और कभी कभी बहुत सारे जानवरों को भी। ठीक है, ये मेन आइटम्स थे। ओके, जो जमीन के जरिए या समुद्र के जरिए पहुंचाए जाते थे एक देश से दूसरे देश में। ज्यादातर ज्यादातर जो ट्रेड वाले बिजनेसमैन थे, जो ज्यादातर बिजनेसमैन थे, यानी हम कह सकते हैं व्यापारी थे, आप ऐसा मान लो, ज्यादातर जो बिजनेसमैन थे वो खुद अकेले करते थे, अकेले व्यापार करते थे, अकेले बिजनेस करते थे। ठीक है, इंडिविजुअल्स carrying out their own business, they soon understood the benefit of joining forces and creating guilds. Guilds, श्रेणीज, guilds were powerful associate of traders. देखो मैं बताता हूं आपको, अब अकेला बंदा बिजनेस करेगा तो हो सकता है लुटेरे उसको परेशान करे, टैक्स ज्यादा वसूले, या मार्केट में उसको जगह ही ना मिले। तो व्यापारियों ने क्या किया, एक ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। इस ग्रुप को नाम दिया गया गिल्ड्स का। व्यापारियों, बिजनेसमैन के ग्रुप को क्या कहा जाता है? गिल्ड्स कहा जाता है। ठीक है, गिल्ड्स में ट्रेडर, क्राफ्ट्समैन, मनी लैंडर्स, उधार देने वाले, सूदखोर, वो सारे शामिल थे। तो सारे बिजनेसमैन ने मिलकर क्या बनाया? गिल्ड बनाया। ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा मैं देखो यहां पे बताता हूं आपको, ट्रेड रूट डिफाइन कर देते हैं यहां पे। ये इंडिया का पुराना मैप है और इसमें देखो ट्रेड रूट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां देखो, ये आज का बांग्लादेश वगैरह के आसपास का एरिया है। देखो ये ट्रेड रूट पूरा, यहां से आप इस रास्ते से अगर जाओगे, पाटलिपुत्र, वैशाली, श्रावस्ती, हस्तिनापुर होते हुए तक्षशिला तक चले जा सकते हो। आप चाहो तो ताम्रलिप्ति से राजगृह, कौशाम्बी, मथुरा, शिबीपुरा तक पहुंच सकते हो। फिर उसके बाद आके आप ईरान वगैरह तक, पाकिस्तान होते अफगानिस्तान होते हुए ईरान पहुंच सकते हो। उसी रूट का यूज करते हुए द्वारका भी आ सकते हो आप, सोपारा, कच्छ के आसपास का एरिया। ठीक है, और यहीं से उज्जैनी जाके आप स्वर्णगिरी आ सकते हो, कर्नाटक, सोने की खान वगैरह। कौशाम्बी से आप वापस काशी होते हुए फिर से पाटलिपुत्र, या फिर ये देखिए एक ये रूट है चाइना को जाने वाला रूट, अरुणाचल के अंदर से होते होते चाइना को जाने वाला रूट। ठीक है, तो इन सारे रूट ये जो आपको दिख रहे हैं इसको ट्रेड रूट्स कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा मैं अभी आपको बता रहा था कि गिल्ड बनाना शुरू किया। गिल्ड क्या होता है? एक टाइप का आजकल का ट्रेड यूनियन, व्यापारियों का यूनियन होता है। तो उन्होंने गिल्ड बनाना शुरू किया ताकि वो स्ट्रेंथ रहे, रिमार्केबल बने। वो लोगों को आपस में एक साथ मिलाते थे और उससे गिल्ड तैयार करते थे। गिल्ड व्यापारियों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ बिजनेस पर्संस। ठीक है,
तो इस गिल्ड के कुछ रूल थे, उसके बारे में बात करते हैं। गिल्ड में हर बंदा एक दूसरे से रिसोर्सेज बांटेगा, यानी शेयरिंग रिसोर्सेज। किसी को जो जरूरत होगी गिल्ड का मेंबर होगा, आपस में रिसोर्सेज शेयर करेंगे। उसके अलावा ये एक दूसरे से इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ईरान से आ रहा हूं और मुझे बिजनेस करना है उधर कौशाम्बी तक्षशिला साइड जाके, तो जो मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं उसके थ्रू मुझे पता लगेगा कि वहां की करेंसी कैसी है, वहां के नियम कैसे हैं, वहां वजन कैसे तोला जाता है, वहां का राजा किस तरीके का है, क्या रास्ते में कोई एक्स्ट्रा टैक्स भी लगते हैं, क्या रास्ते में लुटेरे भी मिल सकते हैं। इस तरीके की जानकारी उनको मिलती थी। इंफॉर्मेशन मिलता था मार्केट के बारे में, वहां की सप्लाई और डिमांड के बारे में पता लगता रहता था, किस चीज की डिमांड ज्यादा है तो क्या चीज हमें लेके जाना है, वर्कर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वर्क फोर्स। ठीक है, तो एक गिल्ड में रहने के ये फायदे थे। आपसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द बेनिफिट टू ज्वाइन अ गिल्ड, व्हाट इज द बेनिफिट टू ज्वाइन अ गिल्ड। एक गिल्ड को ज्वाइन करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते थे, इस सारी चीजों को आप लाइन में स्टेटमेंट बना के लिख देंगे और बहुत आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। ओके, गिल्ड बहुत लंबे समय तक फैले हुए थे। इनकी स्पिरिट, मतलब गिल्ड लगातार चलते रहे, कंटिन्यूड रहे। राजा बेशक हटते रहे, बट गिल्ड एज एसोसिएशन ये मूव ऑन करते रहे। तो गिल्ड के इंस्टीट्यूशन एक एक्सीलेंट एग्जांपल है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, यानी उस समय पे भी लोग सेल्फ ऑर्गेनाइज रहते थे। ग्रुप का हिस्सा रहने में ही फायदा है। अगर आप अकेले रहेंगे तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई आपका शिकार कर ही लेगा, बहुत सीधी सी बात है। ओके, अब हम बात करते हैं एक ऐसे तगड़े एम्पायर के बारे में, एक ऐसे भौकाल लाने वाले एम्पायर के बारे में जिसने इस ट्रेड पे, इन सारी चीजों पे कंट्रोल कर लिया था, और यही नहीं, एक लंबे समय तक कंट्रोल करके रखा था। और उसके वास्ट एरिया के बारे में पढ़ेंगे। वास्ट एरिया मतलब एक लंबे एरिया के बारे में, बड़े एरिया के बारे में, ज्यादा से ज्यादा एरिया पे उसने कब्जा किया। हम बात कर रहे हैं मगध के साम्राज्य की, मगध एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं। मगध एम्पायर, यह समय है 6th से लेके 4th सेंचुरी तक का, लगभग 200 साल के आसपास का समय। 6th से 4th सेंचुरी BCE, बिफोर कॉमन एरा की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस समय नॉर्थ इंडिया में बहुत चेंज आ रहे थे। यहां पे इस समय इंडिया में 16 महाजनपद थे। सोलह महाजनपद थे तो उस समय 16 महाजनपद के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये 16 महाजनपद ये बिहार, उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के राज्यों में बिखरे हुए थे। क्यों जरूरी है जानना? क्योंकि मगध एम्पायर का इन सभी के सभी 16 महाजनपदों पे एक तरफा कंट्रोल था। हम बात कर रहे हैं 16 महाजनपद में। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे काशी है, ठीक है, कौशल है, अंग प्रदेश है, मगध, वज्जी, मल्ल, चेडी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, असक, अवंती, गांधार और कंबोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। और ये किस किस जगह पे इस्टेब्लिश्ड है, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ देखो, काशी वाराणसी के आसपास है, कौशल जो है उत्तर प्रदेश के ईस्ट में है आज का एरिया, अंग बिहार का ईस्टर्न प्रदेश है। तो इस तरीके के 16 महाजनपद है टोटल। ठीक है, तो 16 महाजनपद उस समय पे एक बहुत बड़ा एरिया, बिहार, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर, मध्य प्रदेश, MP तक फैला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान के एरिया तक फैले हुए ये 16 महाजनपद हैं। तो जो मगध है वो इसी तरीके का एक एम्पायर था। पहले तो पावरफुल, शुरुआत में अच्छे अच्छे राजा रहे, जैसे कि सबसे पहले यहां पे जो राजा थे उनका नाम था अजात शत्रु। ठीक है, तो सबसे पहले अजात शत्रु का नाम सामने आता है। इन्होंने ही मगध एम्पायर की शुरुआत की। मगध एम्पायर के डोमिनेंट रूलर थे, भयंकर रूलर थे एकदम, अजात शत्रु। मगध एम्पायर की इन्होंने शुरुआत की फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वो लिख लिया होगा आपने, पॉज करके लिख लेना, वीडियो को बैक करके एक बार। मगध उस समय पे एकदम तगड़ा एम्पायर था, मतलब बहुत ज्यादा तगड़ा, इतना तगड़ा
कि वहां के राजा महाराजा एकदम मस्त बैठ के खा रहे थे। ठीक है, लड़ाइयां तो चलो लड़नी है, सेकेंडरी थिंग, लेकिन एक वर्ड होता है बच्चे, प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है धनी, एकदम अथाह पैसा, क्योंकि वहां पे गंगा का प्लेन एरिया था और गंगा के प्लेन एरिया में होती है खेती। और गंगा नदी भी बहुत ज्यादा सहायक है, रिसोर्सेज से रिच नदी है गंगा। आसपास का लैंड बहुत फर्टाइल है, फॉरेस्ट जंगल बहुत ज्यादा थे जिससे लकड़ी मिल जाती थी, एलिफेंट मिल जाते थे युद्ध लड़ने के लिए, क्योंकि बंदूक और गोलियों का आविष्कार तो अब हुआ है ना जाके, टेक्नोलॉजीज, एग्रीकल्चर और वॉर लड़ने के लिए। उसके अलावा आयरन की चीजें जिससे आप तलवार वगैरह बना सकते हो। तो एक्सपेंशन करने के लिए, अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए ये सबसे पावरफुल जगह थी। देखो यहां पे एक दिया हुआ है, सांची के स्तूप में सोल्जर्स के बारे में बता रखा है कि किस तरीके से वो राइड करके लड़ते थे। तो मगध एक प्रॉस्पेरस, एक धनी एम्पायर था, एक पैसे वाला एम्पायर था, और उस पे जो राजा राज करते थे वो भी बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस धनी थे। ये देखो, ये है महापद्मनंद के द्वारा बनाए गए सिक्के, सिल्वर के सिक्के, महापद्मनंद के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा मगध में आपको कुछ चीज देखने को मिलेगी, तो मगध के बारे में मैं कुछ लिखवा देता हूं। मगध एम्पायर, क्वालिटी लिखवा देता हूं इसके आगे। क्या क्या क्वालिटी है? मगध एम्पायर में आर्ट्स और क्राफ्ट्स पे फोकस किया जाता था। फर्टाइल लैंड थे मगध एम्पायर की, फर्टाइल लैंड, ठीक है, उपजाऊ जमीन थी। उसके अलावा रिवर के जरिए बिजनेस किया जा, ट्रेड किया जा सकता था, रिवर का जाल था। उसके अलावा यहां पे गंगा और सोन जैसे रिवर्स ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे थे। रिवर में आप इसी को डाल देना, गंगा और सोन जैसे रिवर थे ट्रेड करने के लिए। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था, जिसके कारण मगध एम्पायर में पैसा ही पैसा आने लग गया। बहुत ज्यादा अथा बिजनेस करने के लिए भी लोग दूर दूर से आते थे इस एम्पायर में। तो ये प्रॉस्पेरस अराउंड 5th सेंचुरी बीसी, बिफोर कॉमन एरा, 5वीं शताब्दी के आसपास पे वहां पे एक राजा थे जिसका नाम था महापद्मनंद। नंद डायनेस्टी के ऑफ कोर्स, महापद्मनंद नंद डायनेस्टी से है, नंद साम्राज्य से है। उन्होंने मगध में एक डायनेस्टी बनाई जिसका नाम है, यानी ये फाउंडर हैं, ये फाउंडर हैं भाई साहब, राजा जी फाउंडर हैं नंद डायनेस्टी के, नंद साम्राज्य के फाउंडर हैं ये। ठीक है, इन्होंने ही नंद वंश की खोज की, मतलब पहला राजा जिसने बसाया उसे ईस्टर्न और नॉर्थर्न इंडिया में। उस समय पे इन्होंने क्या क्या शुरू किए? इन्होंने क्वाइंस, सिक्के, देखो ये चांदी के सिक्के आपके बुक में दिए हुए हैं, ये भी उन्होंने ही बचाया है। उसके अलावा इकोनॉमिक पावर इनकी अथाह थी, इकोनॉमी पे पूरा कंट्रोल था। उसके अलावा हमें कहां से पता चला? उसके अलावा लार्ज आर्मी थी। एक ग्रीक का कोई बंदा आया होगा, ग्रीक का, उसकी बुक से हमें मिला है ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता लग सकती है। उसके अलावा नन डायनेस्टी के भी रूलर्स ने काफी सारी चीजें लिखी हैं। दैट इट्स लास्ट एम्परर कौन था नन डायनेस्टी का? धननंद था। वो भी बहुत रिच थे, हाईली अनपॉपुलर, ऑप्रेस्ड, एक्सप्लॉइटेड इट्स हिज पीपल। मतलब जिन्होंने शुरुआत की वो तो बंदा बहुत अच्छा था, वो काम कर रहा था प्रॉस्पेरस, लेकिन ये इसकी जनरेशन में आखिरी बंदा आया जिसका नाम था धननंद। नाम ही देखो कितना अच्छा लग रखा है, धननंद। कहते ये एक अच्छा रूलर नहीं था, ये अपने लोगों को बहुत परेशान करता था, बहुत एक्सप्लॉइट करता था, पैसों के गुलछर्रे उड़ाता था, एकदम बिल्कुल अय्यास किस्म का बंदा था। ठीक है, दिस पेव्ड द वे फॉर नंद एम्पायर टू कन्क्वेयर एंड एब्जॉर्ब इनटू व्हाट बिकम अ लार्जेस्ट एम्पायर इन इंडिया, न्यू द मौर्य। इसके बाद धननंद को हरा के आ जाता है मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर की शुरुआत होती है। ठीक है, ये पाणिनि का एक इंडियन पोस्ट स्टैम्प का टिकट है। नंद डायनेस्टी के टाइम पे
अब एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख लो। नंद डायनेस्टी के टाइम पे एक बहुत अच्छा एडुकेटर कह लो, या एक फिलोसफर कह लो, एक दर्शन शास्त्री कह लो, या एक सर्वज्ञाता कह लो, जिसे सारी चीजें मालूम हो। नंद डायनेस्टी के सामने एक बहुत बड़ा विद्वान जिसने एक बुक लिखी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नाम की एक बुक लिखी इसने। ये बुक लिखी है पाणिनि ने। पाणिनि, इनका नाम है पाणिनि। इसमें संस्कृत ग्रामर के 3966 सूत्रार्थ हैं। 3996 सूत्र लिखे हुए हैं संस्कृत ग्रामर के। चलिए, नंदवंश के टाइम पे था। अब नंदवंश के धननंद को हराकर मौर्य एम्पायर की शुरुआत होगी। उसी बीच में, जैसा कि मैंने बताया, ग्रीक के रूलर्स। देखिए, मैं आपको बताता हूं, यहां पे कुछ नाम है। आपने नाम सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट का। अलेक्जेंडर, इस बंदे का एक सपना था कि ये सारी दुनिया पे राज करे। ठीक है, ऑफ कोर्स जो 2 से ज्यादा जगहों को जीत जाता है, तो ये अलेक्जेंडर जो है, ये मैसेडोनिया का राजा था। मैसेडोनिया, मैसेडोनिया ग्रीक में है। ठीक है, इसने पर्शियन एम्पायर को हराकर, किसको हराया? पर्शियन एम्पायर को हटाकर खुद का शासन लेके आया है। ठीक है, ड्यूरिंग विच सम इंडियन सोल्जर फ्रॉम द पर्शियन रूल नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया फाउट अगेंस्ट ग्रीक्स। अलेक्जेंडर ने पर्शियन एम्पायर पे कब्जा कर लिया और उसने पूरी जगह पे ग्रीक के कल्चर को फैलाने की कोशिश की। ये जो येलोइश एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा उसके कब्जे में था। अलेक्जेंडर, इसने अपने नाम से एक राजधानी भी बसाई जिसका नाम था अलेक्जेंडेरिया। अलेक्जेंडेरिया, ठीक है। तो इसका भी यही था कि ये भी एम्परर बना, ऑफ कोर्स, लेकिन ये उससे भी ज्यादा बनना चाहता था। ठीक है, इंडिया के आसपास के इलाकों पे भी हाइडे स्पेसिस का युद्ध हुआ था एक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर का ये जो मार्ग है, अलेक्जेंडर का रूट है आने का, फिर यहां गया, फिर बेबीलोनिया होते हुए, परसेपोलिस होते हुए, फिर वो यहां से भी जीत के फिर वापस आया। हाइडे स्पेसिस का युद्ध लड़ा फिर उसने। ठीक है, अलेक्जेंडर ने अलग अलग जगह पे अलग अलग बैटल्स लड़े, अलग अलग लड़ाइयां लड़ी। यहां पे आपको देखने को मिल सकता है। फिर इंडस नदी के बाद वो इसको क्रॉस नहीं किया उसने, उसके घोड़े क्रॉस नहीं कर पाए इस नदी को, तो ये वापस आ गया। उस समय शायद पानी ज्यादा होगा, ऐसा कहा जाता है किस्सों और कहानियों में। तो अलेक्जेंडर का एक ख्वाब था कि वो पूरी दुनिया जीते। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। आपको थोड़ा सा अब इसमें मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम ये हो रही होगी कि मान लो यार, कोई अगर सोचने वाली बात है वैसे सोचना, कि कोई बंदा जीतता जा रहा है, जीतता जा रहा है, जीतता जा रहा है, वो वहां से तो चला गया, तो वहां फिर राज कौन करेगा? वहां का किंग कौन होगा? बहुत मुश्किल है, क्योंकि एम्परर तो आगे आगे बढ़ता जा रहा है, अपना एरिया कवर करता जा रहा है। तो ये लोग जो एम्परर होते हैं, ये हर जगह तो नहीं हो सकते, तो ये अपने छोटे मोटे प्यादे इधर उधर बिठा देते हैं, छोटे मोटे राजा। इन राजा को सैट्रप्स कहते हैं। ये क्या करते हैं? एम्परर जब कोई जीतता है, कोई जगह जीतता है और उस जगह पे नहीं रहता है, तो जैसे भी मैंने बताया, ये अपना अलेक्जेंडर, मैसेडोनिया का अलेक्जेंडर, जब ये जीता, तो उसके बाद ये क्या करता था? हर जगह पे अपने अपने ओवरलोड बिठा देता था। अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूं, ओवरलोड। अलेक्जेंडर क्या करता था? अपने छोटे छोटे लॉर्ड बिठा देता था टेरिटरीज में, और ये उस जगह पे, उसके ना रहने पे, उस जगह को मेंटेन करते हैं। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, एक देखो, एक बहुत अच्छी सी बात लिखी है यहाँ पे। एक बार क्या हुआ, अलेक्जेंडर, जिसका एक राजदूत था पोरस, अलेक्जेंडर का सेनापति, राजदूत, जो भी कह लो, अलेक्जेंडर का था पोरस। तो पोरस से उसने पूछा कि उसको कैसा, कैसे ट्रीट करना चाहिए, मतलब उसके सामने वो कैसे पेश आए। तो उसने कहा लाइक अ किंग, एक राजा की तरह। तो अलेक्जेंडर ने क्या किया? पोरस को छोड़ दिया अपने किंगडम का राजा बना के, एज अ सैट्रैप, ट्रैप बना के उसको छोड़ दिया, ताकि वो वहां पे राज कर सके अपने किंगडम पे। और वो आगे मूव कर गया। ठीक है,
चलिए मैं आपको कुछ और खास बात बता देता हूं। तो अलेक्जेंडर ने पोरस को अपना राज्य दे दिया। अच्छा, अलेक्जेंडर इंडिया की तरफ भी आ रहा था। उस समय उसकी उम्र शायद 32 साल के आसपास रही होगी, 32 ईयर, क्योंकि इस उम्र में बहुत जोश होता है। हम कुछ भी मतलब 20 से लेके 32 साल या 18 से लेके 32 साल की उम्र तक में इंसान के अंदर बहुत जोश होता है। 32 के बाद वो जोश खत्म होना शुरू हो जाता है। तो इंडिया पे ही आ रहा था इस रूट के थ्रू। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं मैप पे। इंडिया पे ही आ रहा था इस रूट के थ्रू। लेकिन ये एरिया आपको पता है कि पूरा का पूरा डेजर्ट का एरिया है। डेजर्ट भी है, हार्श क्लाइमेट है, फिर बीच में नदियां भी बहुत ज्यादा है। तो वो उसके सैनिक बहुत ज्यादा वाउंडेड हो गए। जब वो ईरान से अंदर की तरफ आ रहे थे तो वहां रेगिस्तान है, सहारा डेजर्ट है, फिर उसके बाद थार डेजर्ट है। तो इन डेजर्ट में एक तो पानी की कमी है, खाने की कमी हो गई, सैनिक पहले से ही घायल। क्योंकि जब आप एक जगह से अपने सैनिकों को लेके चलते हो तो ऐसा नहीं है हर जगह आप ही चैंपियन होंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब कोई दूसरा राजा चैंपियन होगा और वो आपको हराएगा। बेशक हरा ना पाए लेकिन आपका नुकसान तो पहुंचाएगा। तो इस समय तक आ जाते हैं खुद अलेक्जेंडर और उसके सैनिक जो हैं वो पूरी तरीके से घायल हो चुके थे। अब 32 साल का ये बंदा, इन्होंने सोचा आगे जाऊंगा, नदियां वगैरह भी है, क्लाइमेट ऐसा है, और यहाँ के आम लोगों ने भी इसका डटकर सामना किया, तो इसको वापस जाना पड़ गया। तो ये बहुत ज्यादा घायल भी था, तो ये बेबीलोनिया लौट गया अपना 32 की उम्र में वापस उतने एरिया को छोड़कर बेबीलोनिया लौट गया। और उसके बाद इसके छोटे छोटे राजाओं ने, सैट्रैप जो मैंने बताया, उन लोगों ने इसकी जगहों पे कब्जा किया और फिर इसके राज्य को चलाया। आगे हम ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये अलेक्जेंडर ना बड़ा अलग किस्म का बंदा था। ये क्या करता था, लोगों को हराने से पहले उनको क्वेश्चन पूछता था, सवाल पूछता था उन्हें। सवाल क्या पूछता था कि रिडल्स देता था, ये रिडल्स, ताकि वो समझ जाए। अगर उन्होंने जवाब अच्छा थे, वो राजा भी कैसा है, पहले पहेली पूछेगा आपसे, और अगर आपने उस पहेली का गलत जवाब दिया तो आपकी तो मृत्यु है। बिल्कुल, जैसे कि अभी पोरस से पूछा था उसने, है ना, ये देखो सिक्के पे दिखा भी रखा है कि वो पोरस से लड़ाई कर रहा है। ठीक है, उसको हरा रहा है, अपने आप को बड़ा दिखा रहा है, पोरस को छोटा दिखा रहा है। इसी तरीके से इसने अलग अलग मंत्रियों या फिर जो बाबा लोग होते हैं उनसे भी कई बार सवाल किए, लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में, वो पूरा दिया हुआ है। अलेक्जेंडर का खात्मा हुआ, फिर बाद में दूसरे छोटे छोटे राजाओं ने उस जगह को बांट दिया। अब हम वापस लेट बैक टू द नंद एम्पायर। नंद एम्पायर में एक कहानी सुनानी रह गई थी। वो कहानी है धननंद की। धननंद एक अय्यास किस्म का बंदा, नाम से ही पता चल रहा है धन है इसके पास बहुत। ये अय्यास किस्म का बंदा इतना अय्यास था, एक रोमांचकारी कहानी सुनाता हूं मैं आपको, और एक सीख भी इस कहानी से मिलेगी कि किस तरीके से अपने शिक्षकों का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपके स्कूल के शिक्षक हो, कॉलेज के शिक्षक हो, या कहीं के भी हो। इस बात का आप खासा ध्यान रखें। मैं धननंद की कहानी सुनाता हूं आपको। धननंद अपनी मदहोशी में चूर अपने राज्य में बैठा हुआ था। ठीक है, और कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य जिन्हें कहा जाता है, विष्णुगुप्त असली नाम है उनका, वो उनके दरबार में आते हैं और उनको कहते हैं कि हे धननंद, तुम्हें अपने एम्पायर पे ध्यान देना चाहिए, तुम इतनी मदहोशी में चूर हो, तुम्हें पता नहीं है राज्य बिल्कुल एकदम पथभ्रष्ट हो रहा है। ये विष्णुगुप्त या कौटिल्य है, तक्षशिला, ठीक है,
तो वो आते हैं इसको चेतावनी देने, बट ये उनकी बेइज्जती करके उनको अपने कोर्ट से धक्के देके भगा देता है। यही सबसे बड़ी गलती है धनानंद की, कि उसने एक शिक्षक का अपमान किया। एक शिक्षक का अपमान करना इतना भारी हुआ कि उस सम्राट को, उस राजा को अपना पद खोना पड़ा। और उस कौटिल्य ने, उस शिक्षक ने उसी के राज्य से चुनकर एक सैनिक को महाराज बना दिया। तो यह है एक शिक्षक की पावर, आपको इस बात का खासा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही शिक्षक के बारे में जिसका नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। मौर्य एम्पायर को बड़ा करने में, माइटी मौर्य एम्पायर कहा गया है ना, विशाल मौर्य एम्पायर, इसको बड़ा करने में इन्हीं के दिमाग का हाथ है। ठीक है, नंद डायनेस्टी में 321 बीसी में, जस्ट अ फ्यू आफ्टर अलेक्जेंडर जब इंडिया से वापस चला गया, ठीक है, मौर्य एम्पायर की फाउंड किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य एम्पायर बाय चंद्रगुप्त मौर्य। इसी के खानदान में आपने सुना होगा द ग्रेट किंग अशोक का नाम भी आप सुनेंगे। इसका एक मेंटर था। लाइफ में एक अच्छा मेंटर होना बहुत जरूरी है, इस चीज का आप ध्यान रखना। इनका एक मेंटर है जिसका नाम है विष्णुगुप्त। ये उनका टीचर है विष्णुगुप्त भाई साहब। ठीक है, उनको पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी, गवर्नेंस की, इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी। ठीक है, वो बंदा बिल्कुल एकदम खेला हुआ खिलाड़ी था। कौटिल्य की कहानी अगर मैं आपको अभी मैंने बताई, ठीक है, जिनको चाणक्य या विष्णुगुप्त नाम से जाना जाता था, और किस तरीके से उसने एक धनानंद को उसके मदहोशी में चूर, शराब के नशे में चूर, अय्याशी के नशे में चूर, एक राजा को उसकी औकात दिखाई कि उसने एक शिक्षक को कैसे अपमानित किया, उसका बदला तो लिया ही। ठीक है, तो एक फेमस बहुत डायलॉग है कि शायद किसी राइटर का ही लिखा हुआ है, शायद कुमार विश्वास का ही लिखा हुआ है कि आई थिंक सो, मुझे भी उतना अच्छे से रिमेंबर नहीं है, बट एक कोट है कि हे धनानंद, तुम अपने धन का इतना अभिमान मत करो, मैं शिक्षक हूं, मैं अपना पालन पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण स्वयं कर लूंगा। ऐसा ही करके कुछ है कि मुझे पालने के लिए तो मैं सम्राट खुद पैदा कर लूंगा, मुझे तुम्हारे जैसे राजा की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही थी उसकी, और उसने यही किया। मैं आपको बताऊं, मौर्य एम्पायर अपने पीक पे था जब, तो यहां म्यांमार से लेकर और यहां ईरान इराक के बॉर्डर अफगानिस्तान तक मौर्य एम्पायर फैल चुका था। एक तरफा सुपड़ा साफ कर दिया हर व्यक्ति का, एकदम वक्त, जज्बात, हालात सब पलट दिए। ठीक है, एक शिक्षक की बुद्धि पे काम करके ये येलोइश जितना भी पार्ट दिख रहा है आपको, ये नर्मदा तापी के नीचे वाला रीजन, ये सारा, ये येलो पार्ट जितना भी है, ये सारा का सारा चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर में था। और यही नहीं छोड़ा, उसके बेटों ने, बाद में एक बेटा तो उसका नालायक निकल गया, लेकिन दूसरा जो अशोक आया, मतलब पोथा, उसने भी इस एम्पायर को बड़ा करने में तो बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस राज्य, एक प्रॉस्पेरस टीचर के द्वारा, जो कि ज्ञान में प्रॉस्पेरस था। ठीक है, एंगर धनानंद इंसुलेटेड कौटिल्य, और ईवल नंद के रूल को उखाड़ के फेंक दिया, एकदम नेस्तो नाबूद कर दिया एक शिक्षक ने, कौटिल्य नाम के शिक्षक ने। तो बालकों, अब हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर के राइज के बारे में, किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर बड़ा हुआ। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि एक सैनिक, एक सिपाही को किस तरीके से उसके गुरु, उसके शिक्षक ने राजा बनवा दिया, और किस तरीके से नंद वंश के धनानंद का घमंड तोड़ा। और उसके आगे बढ़ते हैं हम इसमें बेसिकली बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में, एम्पायर के बारे में। ओके, किस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ, किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य जो है मेन थीम में आएगा। चलिए, हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त, गुप्त वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। ये, इसको गुप्त वंश मत मान लेना, ये मौर्य डायनेस्टी, मौर्य। कई लोग, कई बच्चे इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाम चंद्रगुप्त है तो ऑफ कोर्स गुप्त वंश होगा। वंश मींस डायनेस्टी। ठीक है,
डायनेस्टी मतलब होता है जिसकी शुरुआत हुई, फिर उसका अगला राजा, उसका अगला राजा, एंड देन राजा राजा राजा, ठीक है। तो ये मौर्य वंश के पहले शासक हैं, द फर्स्ट, जो अपने वंश के पहले राजा है, जो जिनको बनाने में किसका हाथ है? कौटिल्य का हाथ है। कौटिल्य या विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त ने राजा बना। इन्होंने क्या किया? ये किसके बाद बने? ये नंद वंश के, नंद डायनेस्टी के धननंद, धननंद के बाद गद्दी मिली इनको, इन्होंने उसे हराया एंड देन अपना राज कायम किया। कहां पे कायम किया? तो आपको जगह ध्यान रखनी है, चंद्रगुप्त मौर्य का मगध पे शासन था, रूल किया उन्होंने मगध पे। दिस इज द मेन पार्ट, ओके। और इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा, ठीक है, ये इनकी कैपिटल है, कैपिटल, ये भी आपको खास ध्यान रखना है। पाटलिपुत्र, आज इस पाटलिपुत्र का ही नाम इस समय पे पटना है, ओके, ग्रेट। तो आपको एक बात और ध्यान, मैंने जब ये चैप्टर प्रीवियस में भी हम स्टार्ट कर रहे थे तो इस बारे में हमने बात की थी कि मगध क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, उसके अलावा यहाँ पे, यस आपको याद होगा क्या था? हाँ, पहला तो हम कहेंगे यहाँ की फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड क्यों है? क्योंकि रिवर्स वगैरह हैं, ठीक है, अच्छा खासा फॉरेस्ट सिस्टम था, उसे एलिफेंट, टिम्बर, टिम्बर, ठीक है, उसके अलावा यहां ट्रेड बहुत अच्छा होता था। तो इस सब का श्रेय, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु को। उन्होंने ही इसको बताया कि किस तरीके से आप जो है वो मगध पे अपना राज्य कायम करें, मगध को अपना, मगध के अंदर और उसके अंदर भी आप पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाएंगे तो इससे बहुत बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा? कीज बेनिफिट क्या थे? देखो, ये एक तो बंदा मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट था, कौटिल्य भाई साहब जो हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत मदद की एम्पायर खड़ा करने में। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जो इंडिया का, जैसे हम इंडिया का मैप बनाते हैं, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इधर, मैंने बताया था यहाँ पे ग्रीक रूलर आया था, ग्रीक रूलर, है ना, जो कि दुनिया पे कब्जा करने की सोच में चला था, फिर इंडिया से वो रिवर वगैरह के कारण, प्रीवियस अभी मैंने बताया, तो ये वापस चला गया। ये यहाँ पे क्या करता था, जैसे मान लीजिए मैं या आप कोई राजा हैं और हर जगह तो सम्राट या एम्परर रह नहीं सकता, तो वो क्या करता है, अपने जो पपेट्स हैं उनको बिठा देता है कि तुम यहां राज कर लो, तुम यहां, मैं आगे बढ़ता जाता हूं। तो ये इस जगह पे ग्रीक्स के जितने भी राजा महाराजा थे, जिनको हम कहते हैं सैट्रैप्स, ग्रीक के सैट्रैप्स, इनको बिठा के चला गया वो बंदा। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य को इस जगह को भी जीतना था, तो कौटिल्य विष्णुगुप्त ने, दोनों नेम सेम है, कौटिल्य विष्णुगुप्त ने मदद की। कौन छोड़ के गया था अपने सैट्रैप्स? अलेक्जेंडर छोड़ के गया था, अलेक्जेंडर। आपको मालूम होगा अलेक्जेंडर और पोरस के बीच क्या बात हुई थी। पोरस को यहां पे वो इधर कहीं बिठा के गया था, अफगानिस्तान, ईरान, इराक के आसपास। तो बात हुई थी कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मुझे बस आपके अंडर में राजा बनना है। अच्छा हुआ उसने ये नहीं बोला कि मुझे राजा बनना है डायरेक्ट, वरना दिक्कत हो जाती है ना। हाइडे स्पेसिस का युद्ध भी हुआ था, हाइडे स्पेसिस का वॉर, ये आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाइडे स्पेसिस का वॉर किसके और किसके बीच में हुआ था। दिस इज एन इंपॉर्टेंट, ओके। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, अगर मैं मैप की बात करूं तो इंडिया के मैप में उन्होंने पूरा का पूरा डेक्कन प्लेट्यू, उसके अलावा छोटा नागपुर प्लेट्यू के आगे से लेके उस साइड म्यांमार तक से लेके जहां पे ग्रीक के सैट्रैप्स थे, उन सभी जगहों पे उन्होंने कब्जा जमाया। और इस ऐसा करने में मदद किसने की? ऐसा करने में मदद की कौटिल्य विष्णुगुप्त, जिनका नाम चाणक्य के नाम से हम जानते हैं, द ग्रेट चाणक्य ने मदद की। उसके अलावा इन्होंने ग्रीक लोगों के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाए। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि भाईचारा ऑन द टॉप, मतलब मेरे को अगर जरूरत पड़ेगी तो आप लोग आके मेरी मदद करोगे। ग्रीक लोगों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने संबंध कायम किए। एक ऐसे ही बहुत बड़ा ग्रीक का एक फिलोसफर है, राइटर है, जिसका नाम है मैगिस्थनीज,
ऊपर आप यहाँ चित्र में देख सकते हो, यहाँ पे ये मैगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ है। ये ग्रीक के लोग हैं, पहनावे से पता लग रहा है। और ये कौटिल्य विष्णुगुप्त जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये सम्राट चंद्रगुप्त बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे आना जाना लगा रहता था आपस में। मैगस्थनीज क्यों फेमस है? मैगस्थनीज के बारे में बताता हूं। मैगस्थनीज जो है वो फेमस है अपनी बुक इंडिका। मैगस्थनीज की एक बुक है इंडिका, उसमें ही चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे करके एक राजा थे और कौटिल्य उनका गुरु था, उन्होंने किस तरीके से शासन चलाया। वैसे जो ये इंडिका बुक है, ये पूरी की पूरी बुक हमें नहीं मिली है। इस बुक के कुछ पार्ट्स ग्रीक जो फिलोसफर्स थे उन्होंने इसको बाद में अनुवाद किया, इसको ट्रांसलेट किया अलग अलग भाषाओं में कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो वहां से हमें थोड़ा बहुत पता चलता है। इंडिका एक पहली ऐसी बुक जिसके बारे में जो जिनके थोड़े बहुत एग्जर्प्ट्स बचे हैं, थोड़े बहुत पार्ट्स बचे हुए हैं। पूरी पूरी बुक तो नहीं बची हुई, बट उसके थोड़े थोड़े पार्ट्स में किनका जिक्र किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य भाई साहब का, आई मीन राजा चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र किया हुआ। ये भाई साहब निकल जाता है, अलग ही सीन चल रहा है। अब बात करते हैं एक समझदार, एक ऐसे विद्वान टीचर की, शिक्षक की, एक गुरु की, जिन्होंने बताया कौटिल्य कॉन्सेप्ट ऑफ अ किंगडम, कि किंगडम कैसा होता है। तो आपके इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौटिल्य के हिसाब से, कौटिल्य की बुक का क्या नाम है बता सकते हो आप? मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कौटिल्य की बुक का नाम है अर्थशास्त्र। ये बुक पूरी तरीके से पॉलिटिक्स पे डिपेंड है, ना कि इकोनॉमिक्स पे। नाम इसका अर्थशास्त्र है, बट दिस बुक डिपेंड्स ऑन पॉलिटिक्स। ओके, इसमें आपको डिफेंस के बारे में दिख जाएगा किस तरीके से इन्होंने जो बुक लिखी है। मैं थोड़ी सी इसको एलोबरेट कर देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं अब इस चैप्टर का। एक और, इससे पहले हमने फीचर्स वगैरह देखे, अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बताने जा रहा हूं। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इनका गुरु कौटिल्य, जिसे हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं और चाणक्य के नाम से जानते हैं, सब एक ही व्यक्ति के नाम। गुरु का नाम है, ये राजा है, एम्परर है, और ये उनको बनाने वाले गुरु हैं, ठीक है। अब इन्होंने, इनकी एक बुक है, इनकी एक बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र बुक में, आपके बुक में लिखा हुआ है, स्पेलिंग चेक कर लेंगे। अर्थशास्त्र, इस बुक में बेसिकली पूरा का पूरा ये बुक पॉलिटिकल के ऊपर है, पॉलिटिक्स के ऊपर है। ये पॉलिटिकल बुक है जिसमें किस तरीके से किसी किंगडम को बनाया जाता है, किंगडम में कौन कौन से काम होते हैं, वो सारी चीजें लिख रखी है। जैसे डिफेंस के बारे में दिया होगा उस बुक में, डिफेंस, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखो इस पे मार्क कर लो, पेज नंबर 103 पे। इस बुक में डिफेंस, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर और पीपल वेलफेयर, कौन कौन सी चीजें हैं? इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, अर्बन प्लानिंग। मैं बता देता हूं, इस बुक में इकोनॉमिक्स, जस्टिस, अर्बन प्लानिंग, जस्टिस में वो लॉ एंड ऑर्डर भी आ गया, ठीक है। उसके अलावा और कौन सी चीजें हैं हमारे पास? इस बुक में आपको एग्रीकल्चर और पीपल्स वेलफेयर, एग्रीकल्चर एंड पीपल वेलफेयर, एग्रीकल्चर कैसे करनी है, कैसे करने का है मतलब है कौन से सीजन में कैसे, किस तरीके से हम किसानों को सपोर्ट कर सकते हैं, फार्मर को सपोर्ट कर सकते हैं। और अर्बन प्लानिंग में शहरों के बारे में है, अर्बन प्लानिंग, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि ये जो बुक है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की जो बुक है, ये किस बातों पे डिपेंड करती है, तो दीज आर द 6-7 थिंग्स विच इज इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर बुक। ओके, उसके अलावा इस बुक में एक बहुत बढ़िया चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के क्वेश्चंस के लिए, वो है द कौटिल्य सप्तांग, कौटिल्य का सप्तांग।
सप्तांग। ये बुक क्या कहती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पेपर में जरूर आएगा कि कौटिल्य विष्णुगुप्त की बुक जो कि अर्थशास्त्र नाम है, उसमें कौन कौन से ऐसी चीजें दे रखी हैं जो एक राजा को फॉलो करेगा। अगर एक राजा, एक सम्राट, एक एम्परर अगर फॉलो करेगा तो वो अपने उस किंगडम को बहुत अच्छे से चला पाएगा। ये 7 रूल्स याद रखने हैं आपको, रट जाना है एकदम। सबसे पहला है, एक राजा होना चाहिए किसी भी राज्य का, किसी भी किंगडम का। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इसमें ब्लैक कर लेते हैं अपन, जस्ट वेट। ओके, यहां पे लिखना है मुझे। तो सबसे पहले किसी भी किंगडम का एक राजा होना चाहिए, एक किंग होना चाहिए, एक स्वामी होना चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें स्वामी को सलाह देने के लिए काउंसलर होने चाहिए, मतलब उसकी एक टीम होनी चाहिए प्रॉपर 4-5 लोगों की, जो हर डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, मतलब मंत्री परिषद पूरा का पूरा। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होता है ना आजकल, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, रेलवे मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, मतलब एविएशन मिनिस्टर, ऑल द थिंग। तो एक मंत्रियों का ग्रुप होना चाहिए जिसको हम कहते हैं द ग्रुप ऑफ काउंसलर, अमात्य बोला जाएगा उसे। आपको ध्यान रखेंगे, सबसे पहला वर्ड है स्वामी होना चाहिए। पहली चीज क्या है प्यारे बच्चे? द फर्स्ट थिंग इज, क्या होना चाहिए? स्वामी होना चाहिए। मैं यही लिख देता हूं, पहली चीज होनी चाहिए स्वामी। सेकंड चीज क्या है? अमात्य, अमात्य होना चाहिए। अमात्य का ये वर्ड अगर आप याद रखोगे पेपर में, मार्क्स बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या होना चाहिए? स्वामी, यानी उसका उस जगह का एक राजा होना चाहिए। सेकंड चीज क्या है? अमात्य, अमात्य मतलब द काउंसलर्स, द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो अलग अलग चीजों को संभालेंगे। तीसरी चीज क्या है उसके बाद? उस जगह का दुर्ग होना चाहिए। दुर्ग, राजा किस में रहेगा? दुर्ग में रहेगा। दुर्ग मतलब फोर्ट बोलते हैं ना इंग्लिश में, फोर्ट। राजा रहेगा फोर्ट में, फोर्ट किले बंद रहेगा, चारों तरफ से ढका हुआ रहेगा, दीवार रहेगी बड़ी बड़ी, ठीक है। उसके बाद राजा को चलाना पड़ेगा दंड, अगर कोई क्राइम होता है। डिफेंस मतलब दंड, मतलब दंड के लिए क्या होना चाहिए? डिफेंस होना चाहिए। आर्मी होनी चाहिए एक राजा के पास। तो पहली चीज मैंने बताई स्वामी, मतलब एक किसी भी किंगडम का एक राजा होना चाहिए। सेकंड थिंग इज अमात्य होना चाहिए, मतलब काउंसलर्स का एक ग्रुप होना चाहिए। थर्ड मैंने बताया आपको, राजा जहां पे रहता हो वो पूरी जगह फोर्ट होनी चाहिए, दुर्ग होना चाहिए। एंड द फोर्थ थिंग इज दंड। अच्छा, कोई अगर गलत करता है, दूसरे के साथ गलत व्यवहार करता है, तो आर्मी का एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इन चीजों को देखेगा, यानी दंड होना चाहिए। द फिफ्थ इज जनपद। राजा के अंदर में जनपद होने चाहिए, जनपद, ठीक है। जनपद यानी कई सारे गांव के इलाके जहां से वो टैक्स इकट्ठा करे और राजा अपनी चीजें चला सके। खेती बाड़ी से जो टैक्स आता है या दूसरे लोग जो काम करते हैं उससे जो टैक्स का पैसा आएगा, उससे राजा का राजमहल चलेगा। उसके बाद राजा के खजाने में होना चाहिए पैसा, जिसको कहेंगे कोष, कोष, है ना, पैसा होना चाहिए। 6 हो गए। एंड द 7 इज, राजा के होने चाहिए मित्र, है ना। सबसे पहले क्या बनाना है? शत्रु तो बनते ही रहेंगे, राजा अगर लड़ाई करेगा तो दुश्मन तो बनेंगे, लेकिन दुश्मन से जरूरी है दोस्त बनाना, मित्र बनाना। तो ये 7 चीजें कौटिल्य ने विष्णुगुप्त को सिखाई कि आजा भाई, मैं तेरे को बच्चे, मैं तेरे को सिखाता हूं। वो 7 मंत्र, गुरु मंत्र दिए। वो 7 मंत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहला मंत्र दिया कि किसी भी किंगडम का एक होना चाहिए स्वामी, स्वामी होना चाहिए। सेकंड क्या दिया? कि अमात्य, आपके पास सलाह के लिए काउंसलर्स होने चाहिए। तीसरा सलाह दी कि दुर्ग, किले में रहना है आपको, एक महल बनाना है। फिर जो लोग गलती करें उन्हें देना है दंड। टैक्स वगैरह की वसूली के लिए आपके पास खेत खलिहान जैसी चीजें होनी चाहिए, नदी नाले होने चाहिए, उसमें लोग काम करें, लोग जुझारू रूप से काम करें। तो इसे कहते हैं हम, क्या होना चाहिए? जनपद होना चाहिए। फिफ्थ चीज है हमारी जनपद। 6 में क्या है? राजा को अपने खर्चे चलाने के लिए, ये नहीं कि राजा एक तरफ से कमा रहा है दूसरी तरफ उड़ा रहा है, ऐशो आराम की जिंदगी कर, नहीं, उसको बचाना है ताकि कोई मुसीबत का समय आ जाए तो वो कैसे करेगा काम। यानी उसके पास कोष होना चाहिए, अच्छा खासा खजाना होना चाहिए। और छठी चीज है, उसको दोस्ती करनी है, अलग अलग राजाओं से सपोर्ट लेने हैं, उनसे जाके मित्रता करनी है। एक राजा के मित्र होने चाहिए, शत्रु तो बनते ही रहते हैं बट मित्र बहुत जरूरी है। दीज आर द थिंग्स
दीज आर द थिंग्स जो एक राजा को अपने दरबार में रखना है। 7 थिंग्स, ये आपके लिए एक बहुत भयंकर क्वेश्चन हो जाता है। एक तो कौटिल्य का सप्तांग, कौटिल्य का क्या बच्चे? सप्तांग, 7 ऐसी चीजें जो एक राजा के अंदर में होनी ही होनी चाहिए। उसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने बताया कि अर्थशास्त्र जो बुक लिखी गई है उसमें क्या क्या चीजें मेन है, वो 6-7 चीजें मैंने आपको बता दी हैं, बुक में मार्क भी करवा दिया है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ये सारी चीजें आप बुक में मार्क कर लेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे पॉलिटिकल कंसेप्ट हैं। जो पॉलिटिकल कंसेप्ट है, पॉलिटिकल कंसेप्ट जिसमें 7 बातें बताई गई हैं, इसे पॉलिटिकल कंसेप्ट को हम कहते हैं सप्तांग। ये सप्तांग आपको या किसी भी राजा को, आपको तो पेपर के लिए जरूरी है, बट किसी राजा को अपना राज्य चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कौटिल्य के हिसाब से सप्तांग को अगर एक साथ यूज किया जाएगा तो एक अच्छा राज्य बनेगा, राज्य में पैसा होगा, ठीक है, लोग खुश रहेंगे, ठीक है, राजा अलायंसेस करेगा, दूसरों के साथ जाके मित्रता करेगा, ठीक है, मित्रता दोस्ती करेगा। ओके, ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये ब्लू बॉक्स और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है। कौटिल्य का ये कहना था, आजकल बहुत सारे नेता इसका यूज भी करते हैं, कौटिल्य का ये कहना था कि एक राज्य में राजा से ज्यादा जरूरी, अगर किसी राज्य को अपने किसी राजा को अपना राज्य चलाना है, किंगडम चलाना है, तो उसे अपनी नहीं सोचनी है, उसे अपने अंडर में कंट्री साइड, एक वर्ड होता है बच्चे कंट्री साइड, कंट्री साइड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गांव के इलाके, गांव, ग्रामीण इलाके। तो चंद्रगुप्त कहते हैं अपने सप्तांग में, अपने अर्थशास्त्र में उन्होंने कहा कि अगर एक राजा को अपना राज्य चलाना है तो उसको गांव के लोगों के बारे में तो सोचना पड़ेगा। क्यों क्यों सोचना पड़ेगा? मैं इसके पीछे कारण बताता हूं आपको। क्योंकि राजा के पास पैसा कहां से आएगा, राजा के पास धन कहां से आएगा? राजा के पास धन आएगा जब उस देश के लोग काम करेंगे, उस देश के लोग मेहनत करेंगे और कमा के टैक्स देंगे राजा को। अब राजा खुशहाल कैसे रहेगा? राजा हैप्पी तब रहेगा जब उस देश के लोग हैप्पी रहेंगे। अगर देश के लोग, गांव के लोग खुश नहीं हैं तो राजा भी खुश ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, उसका राज्य मिट जाएगा, ऐसा कौटिल्य ने कहा। उसके अलावा कौटिल्य का ऐसा मानना था, देखिए ये वाला शब्द आपको अगर किसी क्वेश्चन में लिख देंगे, राजा को सिर्फ उसमें खुश नहीं रहना है जिसमें उसकी खुशी है, राजा की खुशी होनी चाहिए लोगों की खुशी में, लोगों को जो पसंद है वो काम करने चाहिए, तभी एक राजा महान बन सकता है। और जैसा कि इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान राजा, एक महान शासक के रूप में देखा जाता है, तो ये कौटिल्य के द्वारा बताई गई चीजों का अनुसरण करके, फॉलो करके ही ऐसा हो पाया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे राजा के बारे में बात करते हैं जिसने चुना पीस को। अब हम जानते हैं मौर्य डेंसिटी में, मौर्य डायनेस्टी में सबसे पहले राजा हुए चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद सेकंड वाले का नाम तो कोई ध्यान ही नहीं रखता, थर्ड पे आ जाते हैं अशोक, सम्राट अशोक हम कहेंगे इसे, सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो साम्राज्य है उसको बहुत दूर दूर तक फैलाया, अफगानिस्तान तक पहुंचा दिया, और ईरान इराक से तो उसके संबंध भी थे। ऐसा भी कहा जाता है, कहीं हिस्ट्री में ऐसा मैंने सुना हुआ है, शायद अगर आप इसे कंफर्म कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा कमेंट बॉक्स में। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी किससे हुई थी, और उसने अपने जो फादर इन लॉ है उसे कुछ गिफ्ट्स दिए थे, हाथी जैसे गिफ्ट्स जो इनके यहाँ पे बहुत पाए जाते थे। तो क्या ये बात सच है? मैग्नीज का भी कुछ रोल है इसमें, चलो इसके बारे में तो आपकी बुक में नहीं है, बट सम्राट अशोक के बारे में है। सम्राट अशोक को कहा जाता है बच्चों पीस कीपर, शांति लेके आया, एक राजा जो अपने दादा के नक्शे कदम पे चला। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं,
चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को प्रमोट किया। वहीं पे सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को प्रमोट किया, बुद्ध कम्युनिटी को प्रमोट किया। इन्हें पीस कीपर कहा जाता है। ये बिल्कुल अपने दादा के नक्शे कदम पे चल रहा था। एक बेहतरीन रूलर जिसे सम्राट की उपाधि देना बहुत अपने आप में एक ग्लैड की बात है अपने आप में, ठीक है। लेकिन बीच में हम एक को छोड़ देते हैं। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि ये तो इसका सन इन लॉ सॉरी, ये तो इसका पोता था, ठीक है। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन सा था। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख देंगे चंद्रगुप्त का बेटा कौन था। हम बात कर रहे हैं अशोक की। आपने सुना होगा 268 से लेकर 232 बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट एरा या बिफोर कॉमन एरा तक ये रहे। लगभग कितने साल हो गए यहाँ पे? 36 ईयर्स। 36 ईयर तक 36 साल की उम्र में इनकी लगभग शायद चंद्रगुप्त के ग्रैंडसन, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस अचीवमेंट के लिए जाने जाते हैं। ओके, अशोक बहुत एम्बिशियस बंदा, बहुत ज्यादा तगड़ा रूलर, बहुत अच्छा वॉरियर, ठीक है। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव रूलर जिसने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से फैलाया, जिसने कई भाषाओं को सपोर्ट किया, कई सारे धर्म को सपोर्ट किया, कई जगहों पे इवन तो बांग्लादेश, पाकिस्तान पार्ट जो आजकल का अफगानिस्तान है, वहां तक अपने दादा की तरफ फैलाया। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे ने बहुत सारी चीजें खो दी थी, अशोक ने उसको वापस जोड़ने में, जैसे उसके दादा के समय पे था, उन चीजों में मदद की। तो अशोक एक बेहतरीन रूलर था। अब यहां एक शब्द आता है एडिक्ट्स। एडिक्ट्स का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू वन ऑफ हिज एडिक्ट्स, एक जगह पे ऐसा भी फरमान कह सकते हैं हम इसको, एक जगह पे ऐसा भी फरमान है कि बहुत सारे युद्ध लड़ने के बाद, बहुत सारे वॉर करने के बाद एक जगह पड़ती है बेटा, इधर उड़ीसा जगह पड़ती है। वहां पे पुराने समय में एक राज्य था जिसका नाम था कलिंग। तो अशोक ने बहुत सारे वॉर लड़े और बहुत सारे वॉर जीते भी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ उसकी जिंदगी में कि एक राजा को धर्म की राह पे चलना पड़ गया अचानक ही। वो राजा जो मार काट मचाने वाला राजा था, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं समझता था, गाजर मूली की तरह उड़ा देता था, वो कलिंग पे आते ही ऐसा क्या हुआ कि वो रुक गया, वायलेंस छोड़ दिया उसने, और उसने बुद्धिज्म को अपना लिया। और इमाइसरीज, एक स्पेशल मिशन, इमाइसरीज का मतलब होता है एक स्पेशल मिशन की शुरुआत कर दी। और अपने बच्चों को, संघमित्रा को, और दूसरे बच्चे का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, इन दोनों को ही इन्होंने श्रीलंका, थाईलैंड, सेंट्रल एशिया में बुद्धिज्म का प्रमोट करने के लिए भेजा। बुद्धिज्म को प्रमोट करने का काम किया अशोक ने, सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को प्रमोट किया। अब यहां पे आपको एक और मैप देखने को मिलता है अशोक के एडिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे हर जगह पे। एडिक्ट्स क्या है? राजा जब अपने बारे में बताता है, लोगों को प्रचार प्रसार करता है, तो वो कुछ चीजें का यूज करता है। अशोक जैसे राजा, अशोक स्तंभ, लोहे के खंभे आपने देखे होंगे। आप कभी अगर विजिट करें कुतुब मीनार साइड में, तो वहां आप देखेंगे कि वहां पे एक अशोक पिलर लगा हुआ है, अशोक पिलर, ठीक है। बहुत मजबूत पिलर है, उस समय का, बिल्कुल एकदम प्योर आयरन का बना हुआ उस समय का। और उसके अलावा कई सारे इंस्क्रिप्शन आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, इंस्क्रिप्शंस कहीं कुरेद कर लिखे जाते हैं, ठीक है। इसका यूज किया अशोक को देखिए यहां पे कहा गया एक ग्रेट कम्युनिकेटर, एक कम्युनिकेशन में बहुत बेहतरीन था। अब मैं कलिंग के युद्ध के बारे में बताता हूं। कलिंग का युद्ध कई दिनों तक चला और उसके दरवाजे नहीं खुल रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि उसमें पुरुष व्यक्तियों की जो थी वो लगभग मौत हो चुकी थी, सारे राजा मर गए थे, फिर भी कलिंग का दरवाजा नहीं खुल रहा था। कलिंग का दरवाजा कई दिन तक इंतजार करते रहे और कई बार फरमान भेजा कि दरवाजा खोल दो, नहीं तो बहुत ज्यादा डेथ हो सकती है। आखिरी दिन जब कलिंग का दरवाजा खुला तो उसमें से सिर्फ महिलाएं बाहर आई हथियार लेके, और कुछ ऐसा कॉन्वर्सेशन हुआ जिससे अशोक का हृदय पिघल गया।
और अशोक ने उसी समय अपना तलवार गिरा दिया और कलिंग को छोड़ दिया और उसके बाद बुद्धिज्म को प्रमोट करने में लग गया। जैसा कि मैंने पिछले अभी बताया कुछ मिनट पहले ही कि थाईलैंड, श्रीलंका या फिर साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी देश हैं वहां उन्होंने उस धर्म को प्रचार किया, उस धर्म का एडवर्टीजमेंट किया। ठीक है, इनके जितने भी इंस्क्रिप्शन थे वो कौन सी भाषा में लिखे जाते थे बच्चों? प्राकृत लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज है? प्राकृत लैंग्वेज है। ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है इंडिया की। प्राकृत बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है इंडिया में, कई समय पे उस समय लिखी जाती थी। ठीक है, तो प्राकृत की जो ये जो ब्राह्मी लिपि है उसकी मदर लैंग्वेज है प्राकृत, ब्राह्मी की। ओके, और यहां पे आप देख सकते हो वो जगह है जहां अशोक के रॉक्स पाए गए हैं। रॉक्स मतलब एक पत्थर का टुकड़ा जहां पे लिखा हुआ है धर्म का प्रचार, धर्म के बारे में, महाराज के बारे में, किस तरीके से धर्म को मान, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं अलग अलग जगह पे। जहां रेड डॉट दिख रहे हैं उस जगह पे पत्थरों के ऊपर, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर उकेरा गया है महाराजा के जो वचन है वो। फिर जहां पे ट्राइंगल है वहां छोटे रॉक्स हैं। जहां पे आपको ये ऑरेंज कलर का स्क्वायर टाइप का या फिर वो बोल सकते हैं रोहम्बस जैसा दिखेगा, ये वो सारे पिलर्स हैं, छोटे पिलर्स। केव वगैरह पे, गुफाओं में भी जहां जहां इन्हें लगा वहां वहां इन्होंने इंस्क्रिप्शन खुदवाए बुद्धिज्म का प्रमोट करने के लिए। और ये देखिए इस तरीके से ये आपके पेज पे दिखेगा, ये देखिए इंस्क्रिप्शन का एग्जांपल है किस तरीके से वो, दिस इज द लैंग्वेज नेम्ड प्राकृत। ये फिरोज शाह कोटला है दिल्ली में, वहां भी आपको देखने को मिलेगा, कुतुब मीनार में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अशोक कॉल्ड हिमसेल्फ, अशोक अपने आप को एक नाम से पुकारता था, वो कहता था खुद को देवानाम पिया, पियादशी। द फर्स्ट वर्ड मीन्स बिलव ऑफ द गॉड। देवाना पिया, देवा नामा पिया, खुद को कहता था देवा नामा पिया का मतलब है जो भगवान का सबसे चहेता हो, बिलवेड ऑफ द गॉड्स। वो खुद को क्या कहता था? बिलवेड ऑफ द गॉड्स। ठीक है, देवा नाम पिया पियदसी, पियदसी इस नाम से आपको जिक्र मिलेंगे। ठीक है, और यहां पे जो सेकंड वर्ड है बच्चों पियदसी, पियदसी का मतलब है काइंडनेस, उदारता, भगवान की उदारता, भगवान का प्यारा। ठीक है, वैसा वो खुद को पुकारने में अच्छा फील करता था। Although some of some kingdom were not part of the Mauryan Empire, अशोक सपोर्टेड देयर ओवरऑल वेलबींग। उसके बावजूद मतलब कई जगहों पे अशोक ने दूसरे किंगडम की भी बहुत ज्यादा हेल्प की, बहुत ज्यादा मदद की है। ठीक है, और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है क्या इसमें? उसने अच्छा कई जगहों पे उसने, ये देखो कितना अच्छे काम किया अशोक ने, रेस्ट हाउस बनवाए, यात्री जहां से आते, ट्रेवलर आते जाते थे वहां पे उसने ऐसे पेड़ लगाए, जैसे मान लीजिए कोई रूट है, जैसे यहां से यहां जाने के लिए कोई रूट है, अब वो रूट ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, तो अशोक ने पता है क्या किया? उस रास्तों पर कुएं खुदवाए, वेल, और वहीं पे आराम करने के लिए जगह बनाई, रुकने के लिए। इस पूरे रास्ते के दोनों तरफ इसने पेड़ लगाए, फल वाले पेड़ जिसमें फ्रूट्स आ सकते हैं, ऐसे पेड़ लगवाए। ठीक है, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। रोड वगैरह बनवाए एम्पायर में, फ्रूट के शेडेड ट्रीज लगवाए। आजकल के टाइम पे आपको ऐसे रूलर देखने को मिलेंगे क्या? यहाँ तो लोग पेड़ काटने पे तुले हुए हैं। ठीक है, जबकि अशोक यहाँ देखिए कितने बेहतरीन काम कर रहा है। उसके अलावा उसने पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड भी बहुत अच्छे काम किए, जैसा कि कौटिल्य की गवर्नेंस वाली फिलॉसफी में लिखा हुआ है, वो सारी चीजों को इसने फॉलो किया एक अच्छे रूलर की तरह। बहुत सारा एफर्ट डाला, बहुत ही ज्यादा एफर्ट डाल के अशोक ने काम किया। सम्राट अशोक कहेंगे हमसे। ये कुछ इंस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, इनको आप एक बार पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना, काफी आसान है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन पे क्या क्या लिखवाया जाता था वो है। अभी मैं इसमें देख लेता हूं आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, एक तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं बता देता हूं मौर्यन पीरियड के बारे में बता देता हूं। जैसे कि मैंने बताया मगध, मौर्य का मेन ठिकाना मगध था, उनकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी, ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। वहां से ही वो सारा गवर्नेंस चलता था, सारी चीजें किस तरीके से वहां पे प्रोस्पेरिटी स्ट्रांग बनाई जा रही थी, बिल्कुल
वो वहां से चलता था। इस पे बात करते हैं हम। सोहागोरा ये मिला है एक हमें, ये एक स्क्रिप्ट मिला हुआ है, ये स्क्रिप्ट अभी भी हमारे पास है। इस स्क्रिप्ट का नाम है सोहागोरा। कॉपर, कॉपर का बना हुआ है, ये कॉपर की प्लेट, कॉपर तांबे की प्लेट पे बना हुआ है, और इसमें 4th से 3rd सेंचुरी बीसी का के आसपास का है ये। इसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से उस समय पे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, यानी राज्य को किस तरीके से चलाया जाता था। ये पूरा का पूरा ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, प्राकृत भाषा है, प्राकृत में लिखी हुई है, ब्राह्मी जिसकी स्क्रिप्ट है, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है, ये चंद्रगुप्त मौर्य जी के समय का है। इसमें लिखा हुआ है किस तरीके से जब देश में अकाल पड़ेगा, अकाल मतलब सूखा कैसे पड़ेगा, उस स्थिति में लोग अपने अनाज को कैसे बचाएं, ताकि वो जब सूखे की स्थिति आए, जब खाने के लिए कुछ बचे ना, तो लोग उसको खा के अपना गुजारा कर सके। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा इस कॉपर प्लेट पे लिखवाया हुआ है, क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने हैं किसानों को, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी, फूड देखो कितना बेहतरीन राजा है, अपने दूर दराज गांव के इलाके में रहने रहे गरीब लोगों को ये बताया है, कितना मतलब एक बहुत बेहतरीन राजा के बारे में, कि ये निशानी है। ऑफ कोर्स यस, ओके। और अब ये पता चलता है मैगस्थनीज, अगर मैगस्थनीज ने लिखा ना होता, देखो लिखने पढ़ने वाले बंदे अगर नहीं होते तो हिस्ट्री की बुक ही नहीं बनती। आप लोग तो कह रहे होंगे बहुत अच्छी बात है कि नहीं होता तो ज्यादा, है ना, तो आपके लिए तो अच्छा, बट देखिए वैसे अच्छा नहीं है। इस उम्र में हमें अच्छा लगता है यार हिस्ट्री यार कितनी बोरिंग है। देखिए अगर इस तरीके से हम सोचने लग जाएंगे तो बाद में जब आप मैच्योर हो जाओगे, जब आप किसी एक लेवल तक पहुंच जाओगे, तब आपको पता लगेगा कि ये सारी चीजें कितनी जरूरी थी। पढ़े लिखे लोग हर एरा में जरूरी हैं, इसलिए आप मोबाइल छोड़ के अगर पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे तो बहुत ज्यादा। उसके अलावा मैगजीनीज की बुक में बहुत चीजें मेंशन है। मैगजीनीज ने इंडिया के बारे में बहुत लिखा, यहाँ के एग्रीकल्चर के बारे में लिखा, किस तरीके का एग्रीकल्चर था, मैगजीनीज ने लिखा। उसके अलावा यहाँ के रूलर्स के बारे में, किस तरीके से रूल करते थे, टैक्स सिस्टम के बारे में लिखा, इंडिया में टैक्स सिस्टम कैसा था। उसके अलावा इसने एग्रीकल्चर में लिखा कि 2 तरीके की क्रॉप्स की जाती थी, ठीक है, अलग अलग सीजन में 2 तरीके की क्रॉप्स की जाती थी। फेमाइन के समय जब अकाल पड़ जाता था उस समय पे क्या किया जाता था, ठीक है, लोग खाना कैसे बचाते थे। ग्रेनरीज एक जगह होती है, ग्रेनरीज, ग्रेनरीज का मतलब होता है अनाज का गोदाम, जहां स्टोर किया जाता है अनाज को, गोदाम स्टोरेज के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा मैगजीनीज ने बहुत सारी वॉर वगैरह की स्ट्रेटजी, फार्मर किस तरीके से अपने फसलों को प्रोटेक्ट करते थे, एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था, ये सारा मैगजीनीज ने बताया हुआ है। उसके अलावा कुछ कामों के बारे में बताया हुआ है, एक शहर में कौन कौन लोग रहते थे। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि मैगजीनीज की बुक जो है इंडिका, उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, तो आप देख सकते हो उसमें उसमें एग्रीकल्चर के बारे में लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज किया जाता था, साल में कितने एग्रीकल्चर के कितने क्रॉप्स को सोन किया जाता था। उसके अलावा आप लिख सकते हो कि स्टोरेज का यूज करते थे, फेमाइन के समय पे क्या करते थे किसान, जो फार्मर्स है वो अपने एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट कैसे करते थे, और शहर में कौन कौन लोग रहते थे, ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर, ज्वेलर, ठीक है, ये सारे लोग शहरों में रहते थे। सिटी वेल प्लान थी, सिटी के हर जगह साइनेज लगा हुआ था, साइनेज जैसे आज हम देखते हैं ना दाएं मुड़े बाएं मुड़े, या ये पर्टिकुलर इलाका इस चीज का है, या फिर हम कहते हैं दिल्ली में जैसे हम कहते हैं चाणक्यपुरी ये है या रोहिणी ये है, ऐसे करके लगे होते हैं ना बोर्ड, उस तरीके के साइनेज लगे हुए थे। और घर बने होते थे वुड से, और लगभग 2 मंजिल के तो थे ही थे। हर गली में एक पानी का लगा रहता था रेगुलर इंटरवल केस ऑफ फायर। मतलब सोचने वाली बात है कि अगर आग लगने की स्थिति हो तो उस समय आग को बुझाने के लिए पानी की चीजें रखी होती थी, पानी के कैंस रखे होते थे हर गली में, कॉलोनी में, ठीक है। और उसके बाद वहां के लोग कपड़े कैसे पहनते थे, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। नी के हाफ वे डाउन टू एंकल्स एंड अपर गारमेंट भी पहनते थे ऊपर की तरफ शोल्डर तक। लेदर के शूज पहनते थे डिजाइनर, थिक सोल वाले, जिससे वो लंबे लगे। ये सारी चीजें मैगजीनीज ने अपनी बुक में लिखी है। अब यहां एक मेजर चीज आप देख रहे होंगे, ये द मौर्य के समय का एक पॉलिश स्टोन पिलर है, सारनाथ का पिलर बोलते हैं इसे, सारानाथ, सारानाथ का पिलर। इस पिलर पे ये अशोक स्तंभ का चित्र आप देख रहे होंगे, टॉप पोर्शन पे लगा होता है ये, अशोक के पिलर पे टॉप पे।
ठीक है, ये वाराणसी में भी लगा हुआ था, वेयर बुद्ध गेव द फर्स्ट टीचिंग। बुद्धा ने भगवान बुद्ध ने जहां पे सबसे पहली बार अपना स्पीच दिया था, ये वहीं पे लगा हुआ है। यहाँ पे इसमें 4 लाइन है, 4th लाइन आपको दिखेगा नहीं, ये रॉयल पावर को दिखाता है। 4 पावरफुल एनिमल, एक तो नीचे एलिफेंट दिखेगा आपको, बुल दिखेगा, हॉर्स और लॉयन, ये सारी चीजें दिखेंगी। इसको एक और चीज कहा जाता है, इसका नाम है, ये जो अशोक स्तंभ पे लगा होता है, अशोक स्तंभ पे, अशोक पिलर पे क्या लगा होता है, इसको कहते हैं धर्म चक्र। एमसीक्यू में आ सकता है आपके, धर्म चक्र। धर्म चक्र क्या दिखाता है? बुद्ध की टीचिंग्स को दिखाता है। बुद्ध की टीचिंग, शिक्षाएं, बुद्ध धर्म में कौन कौन सी शिक्षाएं हैं उसको बताने का काम किया जाता है। ये यहाँ पे और भी बहुत सारे चित्र हैं, इसको आप देख लेंगे, उस समय की मिली हुई चीजें हैं ये। ठीक है, यहाँ पे एक टेराकोटा की डांसिंग गर्ल है, दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में आप जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी। ये टेराकोटा एक टाइप का पत्थर है उसकी, और ये फीमेल डाइटी, डाइटी का मतलब होता है श्रद्धालु। ठीक है, ये फीमेल डाइटी है, यक्षी, और इस तरीके के आपको फोटो देखने को मिलेंगे, इसे आप डिटेल से देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप दिखेगा, देखो सारनाथ, सांची का स्तूप, ये देखिए, ये बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए अशोक के टाइम पे बना हुआ आर्ट और कल्चर के लिए स्तूप है। स्तूप, चैत्य और विहार, बौद्ध विहार, जहां पे बुद्धिज्म को मानने वाले लोग प्रार्थना करते हैं, टीचिंग्स देते हैं, उन लोगों की, उन चीजों की स्थापना महाराज अशोक ने की। उसके अलावा ये रॉक, पत्थर पे बना हुआ स्कल्पचर देख सकते हैं, ये भी उसी समय का है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें यहां दे रखी हैं। सत्यमेव जयते, ये जो हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे सत्यमेव जयते है, सत्य की जीत होती है, ये बिल्कुल वैसा का वैसा एक्यूरेट है जैसा अशोक स्तंभ में धर्म चक्र है ना, धर्म चक्र की हम बात करते हैं, वो है ये सत्यमेव जयते, कि सत्य की हमेशा जीत होती है। ये वाला जो है, ये सत्यमेव जयते का सिंबल हमने वहीं से लिया हुआ है। ठीक है, और कुछ खास है? आपने सुना होगा बहुत सारी चीजों के बारे में, आपने सुना होगा बहुत सारी एम्पायर्स के बारे में। अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे तो आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। समय समय पे बहुत सारे एम्पायर है, जैसे अभी मैं मौर्य एम्पायर के बारे में बात कर रहा था। दुनिया में और भी एम्पायर हुए जो बहुत फेमस हुए, उनके नाम लिखे हुए, जैसे रोमन एम्पायर बहुत फेमस था, पर्शियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर, समय समय पे रशियन, ब्रिटिश एम्पायर। लेकिन कोई भी लंबा नहीं टिका, सबका एक न एक समय ऐसा आता है कि सारे एम्पायर जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्यों एम्पायर क्यों खत्म होते हैं? कोई एम्पायर फ्रेजाइल क्यों होता है? एक वर्ड है बच्चे, फ्रेजाइल। एक समय ऐसा आता है जब हर किसी को खत्म होना होता है, हर कोई एक समय, हर हर वक्त एक ही राजा राज नहीं कर सकता। तो क्यों ऐसा होता है? देखिए, इसका रीजन ये लिखा, एम्परर को बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, मिलिट्री कैंपेन चलाना होता है उनको, लोकल रूलर्स भी उनके ऊपर बर्डन होते हैं, लोकल रूलर्स भी उनके साथ भी लड़ाई लड़के उनको उनको भी जीतना होता है, उन पे भी काबू करना होता है। वो समय समय पे बाहर आते रहते हैं लड़ने के लिए, उनकी डिमांड होती है, ट्रिब्यूट्स होती है, इन सारी चीजों को फॉलो करना पड़ता है। लोकल किंगडम्स वगैरह को, सरदारों को साथ लेके चलना पड़ता है। कभी नेचुरल क्राइसिस आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी अकाल पड़ जाता है, कभी दूसरे लोगों का आक्रमण हो जाता है, कभी उस पीढ़ी का नया कोई व्यक्ति रहता नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं कि कोई किंगडम फ्रेजाइल हो जाता है। ठीक है, जैसे लंबे समय तक मान लो सूखा पड़ गया, या लंबे समय तक लगातार बाढ़ आती रह गई, तो वो पूरी की पूरी जगह, वो पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। जैसा हम हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदारो के बारे में कहते हैं, क्योंकि हमें असली तरीके से तो आज तक पता नहीं लगा कि वो शहर कैसे तबाह हो गया, मिट्टी के नीचे कैसे पूरा शहर पहुंच गया, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा। ठीक उसी तरीके से चीजें फ्रेजाइल हो जाती हैं, चीजें खत्म हो जाती हैं, स्मॉलर किंगडम्स के कारण या दूसरी चीजों के कारण चीजें तहस नहस हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर था, और ये सारी चीजें इसके बारे में है। अलेक्जेंडर के कैंपेन के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा, हमने मौर्यन एम्पायर किस तरीके से शुरू हुआ, हमने कौटिल्य के बारे में पढ़ा, हमने कौटिल्य द्वारा बताए गए किंगडम के सिस्टम के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से 7 चीजें फॉलो करने से एक राज्य अच्छा हो सकता है। हमने अशोक के बारे में पढ़ा कि अशोक ने किस तरीके से अपने पिलर्स के जरिए, अपने क्वाइंस के जरिए और अपने बच्चों के जरिए किस तरीके से
दुनिया में बुद्धिज्म का प्रमोट किया। ठीक है, उम्मीद है आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो इसके लिए हम एग्जाम टाइम पे और शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल के साथ। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। ओके, जय हिंद। और इस नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वन टॉपिक।